मतलब सोसाइटी ही चेंज होने लगे, हाँ सोसाइटी में ही चेंज आने लगे, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो सेकुलर वैल्यू आई और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो था, सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ चेंज, तो वेस्टर्नाइजेशन में लीड टू द मॉडर्नाइजेशन। जैसे इंस्टीट्यूशंस में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी, जैसे वो एक संबित पात्रा जो उसमें अलग अलग तरह के वो देते हैं ना, वो कि मतलब भाई वेदा से आया और वेदा में तो वो लिखा हुआ था। व्हाट काइंड ऑफ सिंबल यू आर गोइंग टू यूज टू री इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन, आप ऐसा क्या सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन उसका दे सकते हो कि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ एडॉप्टेशन तो है ही, मतलब और ये अभी भी रहेगा, रिलीजन वाली चीज़ है। तो संबित पात्रा यूजिंग वेरी वेल दोस थिंग्स, सो दिस इज द ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। लोग फॉलो भी करते हैं उसको, ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आप तो नहीं थे, आप भी नहीं थे, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, दो थिंकर डिस्कस किया था, जैद और कुछ लोग और थे। तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था पार्सन्स को और जीएस घुरी को, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट है लास्ट वाले में आपको, जय या किस, मतलब वो समझ में आ गया था मेजरली आपको, निखिल कोई, तो उसमें कोई डाउट आपको, वो सब समझ में आ गया था, एक लॉजिकल सिंथेसिस वगैरह इशू उसमें तो नहीं है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट दिस, अभी हम लोग कैसे करेंगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब लिखा था, जब आए थे तो पहला सेशन था, तो उस टाइम हमने टाइम बाउंड मैनर में नहीं लिखा था। आज जब हम करेंगे ये, तो आपको टाइम बाउंड में, मैं टाइम एग्जैक्ट बताऊंगा उस टाइम, तो आपको लिखना शुरू करना है, और उसी टाइम में जितना आप लिखोगे वो वही मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता लग जाए 10 मिनट में आप कितना लिख पाते हो, ठीक है। फॉर द ऑनलाइन हु हैज़ ज्वाइन दे कैन आस्क ऑन द चैट इफ़ दे हैव एनी इशू, ठीक है। वो माइक वाला सिस्टम जैसे पिछले था वो नहीं है इस बार, तो आप पूछ लेना उस पर चैट पे, मैं देख लूँगा, मैं बता दूँगा, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एम एन श्रीनिवास राइट नाउ विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम एन श्रीनिवास, ठीक है। जो भी एम एन श्रीनिवास में आपने पढ़ा हुआ है पहले, इसमें मैंने बेसिक चीज़ें पहले लिखी हैं, सो कुछ चीज़ों के नोट्स आप बनाते जाना, और एग्जैक्टली द पर्पज इज टू शो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द नोट्स। ऐसे ही आपको अपने नोट्स कीवर्ड्स के बनाने हैं, यू कैन नॉट राइट ऑल द थिंग्स, आप सारी चीज़ें लिख नहीं सकते हो जब आप उसमें कर रहे होगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह के कीवर्ड टाइप के नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको बस समझ में आना चाहिए कि उस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सो like Ghure was Indologist, once we have started there was lot of approaches, lot of methods which he has used, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरह he is the structural functionalist, ठीक है। so what are the core principles of structural functionalism, क्या क्या आप बोल सकते हो कि ये कोर प्रिंसिपल है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, बताओ एक बार आप निखिल, what are the core principles of structural functionalism? It means that society is divided into different structures and each structure has a separate function of its own that it serves in the society. नहीं, अगर मैं इफ़ आई विल से कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ओनली, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप क्या लिखोगे उसमें, क्या क्या पॉइंट, इट इज़ नॉट ओनली द स्ट्रक्चर और समथिंग, आप फिर क्या लिखोगे उसमें? So basically, the action of an individual is mainly governed by the norms and the notions of the society. So that is the structure of the society that plays a key role in the individual's action, and everything is shaped in the individual as per the societal norms. This is the one thing. The structure is shaping the individual. Second thing is functionalism, because every structure has its distinct role that it is playing, that is adding to the well-being of the society. So this is how it is also performing function. That is nothing but cohesion, solidarity, collective effervescence that it is, that the structure of society are playing to foster cooperation. So structuralist means the structure of the society, various social institutions, norms, culture, everything that is shaping individuals' action. And functionalism means if the structure of the society are performing several functions that is adding well-being to the society. So it extracts compliance, it it does model regulation. So the process of socialization and social control both are being performed by the structure of the society only. ठीक है, मोर और लेस सही है। सो ही हैज़ गिवन, मतलब वंस ही हैज़ अप्लाइड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन इंडिया, रेडक्लिफ ब्राउन से देवर काइंड ऑफ मिस्टेकिंग द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो इसका पहला पार्ट है कि दे हैव सीन द इंडियन सोसाइटी एज अ सम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह ये लोग देखते हैं। हु एवर विल बी द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, दे विल बी सीइंग द सोसाइटी एज अ सिस्टम, वो जो मैंने पहला वाला लिखा है। तो एज अ सिस्टम का मतलब क्या, जो अभी तक आप लोगों ने बात किया वो आप बोल रहे हो कि एज अ सिस्टम है, जो आपने बताया कि कंट्रोल्ड है, ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी एज अ सिस्टम इज वर्किंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कंट्रोल्स विच आर गवर्न बाई सर्टेन नॉर्म्स, जो आप बता रहे हो, ठीक है। तो अभी तक आपने एक पार्ट बताया, बट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का एक और फीचर है, मतलब दे हैव एज्यूम्ड दिस कास्ट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो स्कूल्स जो थे पहले, थॉट्स ऑफ स्कूल्स, हाँ बैठो, पेज है आप पीछे, पेज इनको भी दे देना एक। सो प्रीवियसली द स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो थे, सो दे वर डिवाइडेड, लाइक जैसे लुई दुमोन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ही वॉज नॉट फोकसिंग ऑन द विलेज स्टडीज़, उनको विलेज स्टडीज़ से कोई वो नहीं था। ही वॉज सेइंग दैट कि एवरीथिंग कैन बी वैनिज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट कास्ट और अदर रिजिड स्ट्रक्चर विच इज़ इन द सोसाइटी ऑफ द इंडिया वो नहीं जाएगा। तो उनके हिसाब से बेसिक ब्लॉक ऑफ फाउंडेशन फॉर द इंडियन सोसाइटी वॉज द कास्ट, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने ब्लेंड किया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जो लोग थे, जैसे जब आप एफ.जी. बैले को पढ़ोगे, ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ही हैज़ ऑल्सो टेकन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंटर्स। जब मैं आपको आगे बताऊंगा एफ.जी. बैले के बारे में, तो आपको थोड़ा सा उसके भी समझ में आ जाएगा कि हाउ ही हैज़ टेकन। सो सेकंड पॉइंट इज कास्ट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज गवर्निंग द रिचुअल एज वेल एज ऑक्यूपेशनल टाइज।
तो कास्ट के मैंने कुछ कुछ यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं, वो जैसे नॉर्म्स वाली आप बात कर रहे थे, तो देयर आर सर्टेन नॉर्म्स विच आर गिवन बाय द सोसाइटी, विच आर ड्रिवन बाय द सोसाइटी थ्रू वेरियस फॉर्म, बट कास्ट इज ऑल्सो अनदर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इंडियन सिस्टम को, इंडियन सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं। तो एक तो सोसाइटी हो गया, कैसे, तो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट हैं, तो उसमें आपने देखा कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर इट इज गोइंग टू क्रिएट, व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इट इज गोइंग टू क्रिएट इन द सोसाइटी, जो आप बोल रहे थे। बट कास्ट इज ऑल्सो गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू structuring or patterning the things in our society. तो caste is also a basic structure which is providing certain function in the society. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का। थर्ड पॉइंट इज पैटर्न्स ऑफ रिलेशन। पैटर्न्स ऑफ रिलेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, लाइक इन डोमिनेंट कास्ट श्रीनिवास हैज यूज्ड दिस पैटर्न ऑफ रिलेशन। ठीक है, कि हाउ दीज मतलब वॉट एवर पैटर्न्स विच आर एस्टेब्लिश थ्रू द सोसाइटी, विच आर एस्टेब्लिश थ्रू द कास्ट इन द सोसाइटी, दोज आर गेटिंग पैटर्न, सो इट इज क्रिएटिंग अ वैल्यू कंसेंसस अमंग द सोसाइटी। जैसे डोमिनेंट कास्ट इज नॉट अ फीचर, नॉट अ काइंड ऑफ सर्टेन फीचर, बट ही हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन फीचर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, राइट। सो इन द डोमिनेंट कास्ट ही आइडेंटिफाइड सर्टेन पैटर्न that if you will be having land, तो आप dominant caste के होगे, if you will be having the access to education or resources, then you will be playing a part of, you will be in a dominant caste. तो pattern relation जो है, pattern of relation, that is also coming from these whatever blocks of the structures which are in the society. ठीक है, आप समझ गए। Now the fourth aspect of this structural functionalism is holistic integration. ठीक है, हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि वॉट एवर ब्लॉक्स और वॉट एवर स्ट्रक्चर्स आर वर्किंग इन सोसाइटी विच आर मेकिंग द पैटर्न फॉर द सोसाइटी और वैल्यू कंसेंसस इन द सोसाइटी, इट इज प्रोवाइडिंग अ इंटीग्रेशन, हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी एज वेल। तो हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी जैसे किनशिप है, so kinship is another structure, but there are a lot of social order or caste system or lot of things in and around that family system is giving that particular holistic integration. मतलब फैमिली इज प्लेइंग रोल एज अ हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन, या आप बोल सकते हो कि फैमिली के अलावा और भी बहुत सारे किनशिप है, इट इज प्लेइंग अ रोल फॉर दिस पर्टिकुलर हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन। सो हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन इज अनदर फीचर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। सो रिलीजन एंड दोज थिंग्स विल कम इन द इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। होलिस्टिक इंटीग्रेशन में आएगा ना रिलीजन। हाँ, ये रिलीजन हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन में आएगा कि दोज थिंग्स विच आर दे आर सेइंग दैट कि कास्ट एक बेसिक वो है और सोसाइटी कैसे ऑर्डर और पैटर्न बन रहा है। सो हाउ दीज थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, सो देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी विच आर फंक्शनिंग फॉर दिस मेकिंग द पैटर्न। वो कौन कौन से हैं, जैसे किनशिप है, फैमिली है, रिलीजन है। तो दीज थिंग्स आर वर्किंग फॉर द पैटर्न, जो पैटर्न वाली बात आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जो आप इसमें अभी देख रहे थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। बट नाउ अपार्ट फ्रॉम इट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑल्सो सेज दैट अनलाइक दे वर सेइंग दैट कास्ट वाज द रिजिड काइंड ऑफ फॉर्म और इंडियन सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। द स्ट्रक्चर्स आर हैविंग सर्टेन डायनेमिक्स, whatever structures are there they are having certain dynamics। तो जो holistic integration वाली बात आपने पढ़ी, उसमें जैसे आपने इरावती कार्वे का नाम सुना होगा। ठीक है, सो इरावती कार्वे हैज़ आइडेंटिफाइड द सर्टेन फीचर्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी की कहाँ पे अलग अलग मैरिजेस में क्या क्या नॉर्म्स बोले जाते हैं, दैट इज हाउ इट इज गेटिंग पैटर्न। तो वो लोग भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। ठीक है, जैसे इरावती कर्वे हैं, वो भी जैसे आपने उनका कपाड़िया का नाम पढ़ा होगा, अगर किसी ने पूरा पेपर 2 पढ़ा होगा तो कपाड़िया का नाम पढ़ा होगा। तो उन लोगों की भी स्टडीज़ इसी के अराउंड है कि हाउ दीज थिंग्स, जैसे जब आप फैमिली के आगे पढ़ोगे, फैमिली आप पढ़ोगे, इसमें किनशिप पढ़ोगे, आगे जाके चैप्टर है ना आपके फैमिली किनशिप और ये सब इंडियन सोसाइटी में, तो देयर आर वेरियस थिंकर। जैसे कोलिंदा एक थिंकर है, 200 विलेजेस पे उसने स्टडी करके कुछ पैटर्न्स फाइंड किए। So they are using these only the structural functionalist parameters or the basic features or the core features of this structural functionalism। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो मैं नोट पूछूं तो आपको ऐसा जनरल मत लिख के आओ कि ये चीज़ें आपको पता हो। Another part is that structure is not a rigid structure as per structural functionalism, it is also dynamic। Dynamic का मतलब क्या है, जैसे changes in the caste structure, जैसे संस्कृताइजेशन is providing a kind of dynamic analysis for that particular structure। ठीक है, so they are saying that social mobility is possible even within the family or apart from the family through the religion, और जो भी structure आप पढ़ते हो which is getting pattern, उसमें social mobility मतलब possible है। There will be hierarchy but the mobility will be possible through the differentiation and over a period of time it will be integrated। जो आप टालकट पार्सन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में सोशल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो कि कैसे कोई चीज़ डिफरेंशिएट होती है एंड हाउ इट इज गेटिंग द एडॉप्टेशन, यू आर गेटिंग राइट। तो दोस थिंग्स आल्सो दे आर टॉकिंग द स्ट्रक्चरल डायनेमिज्म। तो सेम चीज़ आप वहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जैसे संस्कृताइजेशन, यहाँ पे आप देखोगे तो संस्कृताइजेशन है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो सोशल इक्विलिब्रियम वाली जो बात करता है वो भी वही बात करता है कि हाउ द mobility is there through the differentiation of the structure as well as adaptation of the structure। ठीक है, now the sixth part is they are trying to making a organic analogy। ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी का मतलब जो अब आप लोग बोल रहे थे कि द फंक्शंस विच आर प्लेड बाय एनी पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर एक फंक्शन प्ले करता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एनालॉजी की ऑर्गेनिक एनालॉजी की जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड इट इज हैविंग वेरियस पार्ट विच आर हैविंग लॉट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे विलेज स्टडीज़ पे लोग जाते हैं।
ठीक है। प्रीवियसली दे यूज टू स्टडी, मतलब जब शुरू की स्टडीज़ हुई थी तो जनरली दे यूज टू स्टडी ओनली द विलेज, ओनली द कास्ट सिस्टम एज अ मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी। बट वेरियस विलेज स्टडीज़, वेरियस फील्ड वर्क आप देखोगे बाद में शुरू होता है, वो इस ऑर्गेनिक एनालॉजी की वजह से शुरू होता है, टू फाइंड आउट सर्टेन अदर स्ट्रक्चर्स विच आर मेकिंग द मीन्स फंक्शन इन द सोसाइटी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नाउ दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब एम एन श्रीनिवास ने क्या किया, ही हैज़ ब्लेंडेड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। ही हैज़ टेकन सर्टेन मेथड्स फ्रॉम द इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, कंपैरेटिव मेथड was a part of Indology. So he has taken a comparative method as well, and he has taken certain aspect of the village studies as well. Now he has blended the cultural aspect of the society as well and anthropological aspect as well. तो सारी चीज़ों को इन लोगों ने blend करके then he started doing the research and whatever. आप समझ रहे हो, ये समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ ही हैज़ यूज ऑल द थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म में यूज़, मतलब उसी की चीज़ें यूज़ की हैं। ही हैज़ यूज द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और ही हैज़ यूज द कंपैरेटिव मेथड और लॉट ऑफ मेथड्स एंड इवन एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स। तो जब आपको आए लिखने को कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, तो आप यूज़ कर सकते हो सो कि हाउ दीज अप्रोचेज आर। मतलब जो फील्ड स्टडी थी, फील्ड स्टडी वर पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी प्रीवियसली, इट वॉज नॉट इन द सोसाइटी, मतलब सोशियोलॉजी में नहीं यूज़ होता था, लेकिन दे स्टार्टेड यूजिंग दैट, जैसे कूर्ग वाली जो आप लोग स्टडीज़ में पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, ठीक है। इवन ऑनलाइन में आई गेस इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो इसमें अभी तक कोई इशू तो नहीं है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि यू हैव टू गिव सर्टेन थिंग्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही हैज़ गिवन सर्टेन एस्पेक्ट, मतलब जब उन्होंने शुरू किया कास्ट को पढ़ना शुरू किया, सो ही इज सेइंग दैट मतलब विलेज इज़ अ लिविंग लेबोरेटरी, ठीक है। तो आप ये लाइन याद रख सकते हो कि श्रीनिवास बोलते हैं कि विलेज जो है वो एक लिविंग लेबोरेटरी है, ठीक है। सो ही सेड दैट कि वी हैव टू गो टू द विलेज एंड वी हैव टू लिव ओवर देयर, देन यू कैन ऑब्जर्व द पीपल, ठीक है। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को आपको समझना है। सो विलेज इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग्स वेयर यू विल फाइंड ऑल द स्ट्रक्चर विच इज़ फंक्शनिंग इन आवर सोसाइटी, लाइक फैमिली है, किनशिप है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है आप विलेज स्टडीज़ में वो करो। जैसे इस बार क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज स्टडीज़, या पिछले बार शायद आया था विलेज स्टडीज़ पे, इस बार क्वेश्चन आया, तो आपको समझ में आना चाहिए, तो आप अच्छे से लिख पाओगे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग ही वाज टॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स विच ही हैज़ यूज्ड, अगेन पिछले बार जैसे मैंने आपको बताया था कि मेथड्स आपको उसके पता होने चाहिए, वैसे ही इनके मेथड्स पता होने चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ मेथड्स ही हैज़ यूज्ड। ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो आप इसलिए लिख लेना अगर कहीं समझ में ना आए तो दीज आर द मेथडोलॉजिकल अप्रोचेज विच द श्रीनिवास हैज़ डन, ठीक है। तो एक फील्ड व्यू इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। फील्ड व्यू का मतलब नाउ ही इज सेइंग दैट विलेज एज अ लेबोरेटरी, सो ही इज गोइंग इन द फील्ड एंड ही इज ऑब्जर्विंग ऑल दोज थिंग्स एज अ मीन्स फॉर द रिसर्च पर्पजेज, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो हमने बात की, ये दूसरा इनका मेथड था फॉर यूजिंग दोज थिंग्स। एंड देन ही हैज़ यूज द ब्लेंडेड अप्रोच, जो मैंने आपको ब्लेंडिंग ऑफ अप्रोच बताई कि ही हैज़ यूज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड एज वेल एज सोशियोलॉजिकल मेथड। सिमिलरली ही हैज़ टेकन सम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज वेल। सो माइक्रो और मैक्रो का इंटीग्रेशन इनके उसमें दिखता है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो का इंटीग्रेशन आपको इनके उसमें दिखेगा। तो दिस इज वन अनदर मेथड ऑफ श्रीनिवास जो इन्होंने ब्लेंड किया दोनों, ठीक है। हॉलिस्टिक एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द हॉलिस्टिक एनालिसिस एंड द फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी सोशल फिनोमेना। सो दीज आर द बेसिक मेथड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर श्रीनिवास, ठीक है। एक बार आपको लिखना हो तो आप ये लिख लो, ठीक है। ये समझ गए आप? हो गया, लिख लिया। ऑन द ऑनलाइन एज वेल रिटन, राइट ऑल द थिंग्स यू हैव रिटन। इज इट विजिबल? इफ़ नॉट विजिबल तो मैं आपको भेज भी दूंगा, मतलब उस पर। हो गया, लिख लिया सारा, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है, मतलब यहाँ तक अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2-3 कॉन्सेप्ट हैं मतलब जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, ठीक है। पहले मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक कास्ट एज अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड दोज थिंग्स, वो तो क्लियर था। इट हैज़ गेटिंग पैटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ द हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन और व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर मेकिंग द इंटीग्रेशन फॉर द सोशल ऑर्डर। ऐसे कौन से मतलब वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोज आर फैमिली, दोज आर किनशिप, दोज आर रिलीजन, ठीक है। जैसे आपने पूछा इसमें, तो हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन में देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ विच हैज़ डन, वो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। जैसे इरावती कार्वे का तो मैंने आपको बताया, तो उन्होंने किनशिप सिस्टम पर स्टडी किया था नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। तो इट हैज़ शोज द स्ट्रक्चरल वेरिएशन बट इट वॉज हैविंग सर्टेन फंक्शन, ठीक है। उसका अलग अलग फंक्शन था। जब आप आगे पढ़ोगे इरावती कर्वे के बारे में, उन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग एरिया में ही हैज़ डन द मतलब क्या इरावती कर्वे ने अलग अलग एरिया को आइडेंटिफाई किया है और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक द मैरिजेज विच आर हैपनिंग राइट नाउ इन नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ द सेम इन साउथ इंडिया, ठीक है। इवन द किन टर्म्स, किनशिप रिलेटेड टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप, जैसे मैंने उसका बताया कोलिंदा का, ठीक है, तो उसका भी आप पढ़ना कि ही हैज़ एग्जामिन हाउ द फैमिली एंड मैरिज सिस्टम इज चेंजिंग इन द इंडिया, ठीक है। उन्होंने 200 विलेज की जो स्टडी की जो मैंने आपको बताया, तो उससे आपको पता लगता है कि हाउ दिस इज़ अ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव विच इज़ कंबाइनिंग द एथनोग्राफिक स्टडीज़
एज वेल एज विथ अ काइंड ऑफ एथनोग्राफिक स्टडीज़ विथ अ मैक्रो लेवल काइंड ऑफ जनरलाइजेशन वो आपको देने की कोशिश करता है, ठीक है, आप समझ रहे हो। सो इट इज़ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, आप बोल सकते हो हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन का मतलब फैमिली, इकॉनमी, रिलीजन सबका इंटीग्रेट करके व्हाट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन द इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कि कैसे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एंड हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द थिंग्स, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे किनशिप टर्म में आपको होता है तो स्ट्रक्चर्स इज चेंजिंग बिकॉज द इकॉनमी में चेंज, स्ट्रक्चर इज चेंजिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया बिकॉज द वे ऑफ द, जैसे होता है ना कि डॉटर को वो देते हैं तो जब आप उधर जाओगे तो उधर अलग तरह का वो होता है मतलब सिस्टम, इसी तरह महाराष्ट्र में अलग तरह का सिस्टम है। सो बिकॉज द इकोनॉमी इज चेंजिंग दैट इज हाउ द किनशिप रिलेशंस आर चेंजिंग, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब कि जितने आपके स्ट्रक्चर हैं ऑल दीज थिंग्स प्ले इन अ रोल, प्ले अ काइंड ऑफ रोल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सर तो जो सिस्टम चेंज हो रहा है वो खाली इकोनॉमी की वजह से थोड़ी चेंज हो। हाँ तो वही तो हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड है ना, वो वही तो हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस इंटीग्रेटेड है, कहने का मतलब कास्ट है, फैमिली है, इकॉनमी है, मान लो उधर की पॉलिटी है, दे आर शेपिंग दैट पर्टिकुलर किनशिप रिलेशन और दे आर शेपिंग दैट पर्टिकुलर फैमिली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हर जगह आपको जॉइंटनेस नहीं दिखेगा, कहीं कहीं आपको जॉइंटनेस दिखेगा, जैसे आप देखोगे जैसे इन्होंने जब स्टडी किया मतलब गैथलिन गॉफ वगैरह ने, तो दे हैव फाउंड आउट कि मतलब जो एरियाज़ हैं इन द काइंड ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया वहाँ जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है। तो इकॉनमी इज शेपिंग दैट पर्टिकुलर फैमिली स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर हैविंग द उस तरह की इकॉनमी है, जैसे इट इज़ द इकॉनमी ऑन द बेसिस ऑफ लेट सपोज आप रन कर रहे हो एमएसएमई का बिजनेस, तो आप चाहोगे ना कि आपके किनशिप भी उसमें रहें बिकॉज यू विल ट्रस्ट विद देम। आपका फैमिली बिजनेस है तो आप किसी बाहर के उसको तो लोगे नहीं अपने फैमिली बिजनेस में। सो दैट इज हाउ इट इज़ इंटीग्रेटेड सिस्टम, आप समझ दैट इज व्हाट द हॉलिस्टिक अप्रोच इज, दैट इज व्हाट द हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेशन थिंग्स इज, ठीक है। और किसी वर्ड में डाउट आपको, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कैसे वो डिफरेंशिएट हो रहा है, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। ऑर्गेनिक एनालॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, ऑर्गेनिक एनालॉजी समझ में आ रही है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज ही हैज़ यूज नाउ इन द मेथड्स। व्हाट डू यू मीन बाई फील्ड मेथड, वो तो आपको पता है, व्हाट डू यू मीन बाई फील्ड मेथड, ठीक है। जैसे कुर्ग की स्टडी आप लिखना चाहो एग्जाम्पल में तो स्टडी ऑफ कुर्ग, ठीक है, यू कैन राइट रामपुरा विलेज स्टडी एज वेल, ठीक है। तो रामपुरा विलेज स्टडी एंड स्टडी ऑफ कुर्ग, ठीक है। सो व्हाट दे हैव श्रीनिवास व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ लिव्ड एमंग द पीपल टू ऑब्जर्व व्हाट एवर रिचुअल्स वर देयर और किनशिप प्रैक्टिसेस वर देयर और अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर देयर, ही वाज लिविंग ओवर देयर, और उससे वो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में तो कोई आपको इशू नहीं है, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज, ठीक है। जैसे रामपुरा विलेज की जब स्टडी इन्होंने की तो इन्होंने बताया कि हाउ द स्ट्रक्चर सच एज कास्ट विच इज रेगुलेटिंग द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अदर थिंग्स लाइक मैरिजेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई दैट कास्ट सिस्टम, ठीक है, और ऑक्यूपेशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट कास्ट, ठीक है, या रिचुअल स्टेटस जो है वो कास्ट के बेसिस पे है, तो ये सारी चीज़ें उनको पता लगी उससे, आप समझ रहे हो। सो दिस शोज द स्ट्रक्चरल फंक्शन बिकॉज सोसाइटी यू हैव टू सी इन टोटलिटी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे क्या क्या इंपैक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा कि रील जैसे कास्ट से तो ये सारी चीज़ें चली रही थी, मैरिज वगैरह या मान लो रिचुअल स्टेटस वगैरह, इवन द रिलीजन इज इन्फोर्सिंग और री इन्फोर्सिंग द कास्ट, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर देयर विच वर री इन्फोर्सिंग द कास्ट एज अ सिस्टम, आप समझ रहे हो। सो दैट इज हाउ द इंटीग्रेटेड थिंग्स आर देयर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी एज अ होल। जो हाँ डिवीजन ऑफ विलेज भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। मान लो जो वही कास्ट वाली वैल्यू है तो फैमिली भी तो है, वही तो ट्रांसमिट कर रही है वैल्यूज, फैमिली इज ट्रांसमिटिंग दोज वैल्यूज टू अस। So this is how we have to see the society. Functional interconnectedness are there among the each and every structures. ठीक है कि आप कास्ट पढ़ रहे हो तो आप कास्ट को केवल कास्ट को नहीं पढ़ सकते, आपको स्ट्रक्चर सारे स्ट्रक्चर के इंटरकनेक्टेडनेस को देख के आपको पढ़ना पड़ेगा, जो दूसरा इन्होंने मेथड यूज़ किया स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म में जो यूज़ होता है, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि एवरी स्ट्रक्चर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, आप समझ गए। नाउ ब्लेंड ऑफ अप्रोच का मतलब क्या है, व्हाट इज द ब्लेंड ऑफ अप्रोच, बताओ। तीसरा जो मेथड है इसमें जो आप लोगों ने लिखा ब्लेंड ऑफ अप्रोच, उसका मतलब क्या है। नहीं, जैसे ब्लेंड ऑफ अप्रोच मतलब माइक्रो और मैक्रो दोनों को इन्होंने मिलाया, दोनों स्टडीज को मिक्स कर दिया। तो आप बताओ माइक्रो लेवल पे इन्होंने क्या किया, नहीं माइक्रो लेवल पे वो जाके जब वो रहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वो माइक्रो लेवल पे हो गया, और मैक्रो लेवल पे इन्होंने क्या किया, मैक्रो लेवल पे बुक भी जो पढ़ी किताबें में, नहीं मैक्रो लेवल पे जनरलाइजेशन ऑफ समथिंग, तो उन्होंने जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, आप समझ गया। ब्लेंड समझ में आ रहा है। तो ब्लेंड ऑफ अप्रोच की मतलब उन्होंने क्या किया, पहले मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे जाके एम्पिरिकल स्टडीज़ की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हैज़ कलेक्टेड सर्टेन डेटाज, ऑन दोज डेटा ही हैज़ गिवन अ मैक्रो लेवल जनरलाइजेशन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तब संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं विलेज लेवल पे, ठीक है। ऑनलाइन में भी कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ रहा है, समझ गया आप कैसे संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट। तो माइक्रो ये समझ में आ गया। हॉलिस्टिक वाला तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको वो देखना है, ठीक है। नाउ फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोशल फिनोमेना ऑल्सो यू हैव टू सी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, ठीक है, विच यू हैव टू। जैसे इन्होंने कुर्ग की स्टडी में व्हाट ही फाउंड दैट कि ब्राह्मण्स आर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो 2-3 कास्ट है, कुर्ग वाला पढ़ा है आप लोगों ने स्टडी या नहीं, यहाँ बताओ, पढ़ा हुआ है, एक बार बताओ।
उसकी स्टडी में बेसिकली ही फाउंड दैट the dominant the Kuruks were not Brahmins, but still they were dominant and their culture were like practiced by the lower other social groups. So that's how there was sensitization. And another thing he studied was about the vertical solidarity and horizontal solidarity. Like between, if there is a caste and between 2 or 3 villages, there is a solidarity between these castes. Like they form panchayats or some caste panchayats for dispute resolution. And in the vertical solidarity, there is socio-economic interdependence within the caste, like carpenter caste and then goldsmith caste. Jajwani system basically. नहीं, जजवानी वाला वो नहीं है, वो जो बोल रहा है वो सही है कि हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी वर्टिकल सॉलिडरिटी दोनों उन्होंने पाया उसमें कुरु वाली स्टडी में. एंड ही फाउंड दैट देयर आर पीपल हु आर नॉट ऑफ द प्रिस्टली क्लास, दे आर प्रैक्टिसिंग द प्रिस्टली रिचुअल्स. ठीक है, सो दैट इज हाउ वो मतलब जो समझ में आया नहीं आपको? नहीं है, एक बार आप फिर से बताइए. मतलब जैसे एग्जांपल ये कि हॉरिजॉन्टल सॉलिडरिटी एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल 3 विलेजेस हैं, विलेजेस में सेम कास्ट है मान लो, तो वो कास्ट अपने में कास्ट पंचायत बनाएगा, वो अपने वैल्यूज गवर्न करेगा, वो वैल्यूज सारे कास्ट में लागू होंगे, सारे विलेजेस में अप्लाई होंगे. और वर्टिकल सॉलिडरिटी का मतलब है कि विद इन सेम विलेज डिफरेंट कास्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट. फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण कास्ट है वो कोई फेस्टिवल है उसमें मान लो कुछ रिक्वायरमेंट है लोअर कास्ट की, तो लोअर कास्ट का इंटरडिपेंडेंस मतलब उसमें. हाँ, मतलब वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो बता रहा है. ठीक है, सो दैट इज हाउ मतलब तो देयर आर लॉट ऑफ, जब आप कोर्स को पढ़ोगे तो उसमें ब्राह्मण्स की एक वो है मतलब कन्या करके एक मतलब उन्होंने पाया था, कन्यास दे हैव एक्टेड एज एस्ट्रोलॉजर्स. दे वर टेलिंग द टाइम, मतलब कि किस टाइम पे कोई काम ऑस्पिशियस काम करना चाहिए वो उसमें बताते हैं. मतलब उस तरह की एक कास्ट है. ठीक है, इस तरह पनिका करके कास्ट है. दे वर डूइंग द रिचुअल सर्विसेज, जैसे सेरेमोनियल भाई कोई सेरेमनी होती है तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग दोज थिंग्स. तो उन्होंने उस स्टडी में पाया दैट कास्ट नेम इज PANIKAS. वो लोग वो सब करते थे. ठीक है, तो जो बता रहा है वर्टिकल सॉलिडरिटी कि इंटरडिपेंडेंस वॉज देयर. ठीक है, तो एक इंटरडिपेंडेंस का मतलब कि आप कुछ और काम कर रहे हो, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, यही इंटरडिपेंडेंस है भाई वो बता रहे. तो इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नॉर्म्स. ठीक है, तो वो भी उन्होंने पाया. इवन ही फाउंड दैट हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी एज वेल, जो हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी अमंग द विलेजेस. ठीक है, हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी वाज आल्सो देयर एंड देयर वर सर्टेन कास्ट जिनके पास दे आर नॉट हैविंग द प्रीस्ट और काइंड ऑफ सर्टेन थिंग्स बट दे आर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स. वो हॉरिजॉन्टल सॉलिडरिटी का पार्ट हो जाएगा जो रिचुअल्स वाला है. नहीं, वो वो हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी का पार्ट नहीं है ना. वो कैसे हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी? हॉरिजॉन्टल सॉलिडरिटी का एक एग्जांपल जरूर आप बताओ हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी. जैसे बताया ना मैंने कि जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में काम आता है, डिफरेंट कास्ट सेम कास्ट डिफरेंट विलेजेस में, बट वो एक ही ग्रुप बना लेंगे और उनके कॉमन नॉर्म्स और वैल्यूज होंगे, उसके थ्रू वो सारे विलेजेस का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेंगे. ठीक है, जैसे मान लो आप सोशियोलॉजी में हो. ठीक है, आप सोशियोलॉजी के हो और यू आर डूइंग द GS एज वेल. ठीक है, सो यू आर मेकिंग अ ग्रुप एंड फॉर द GS ऑल्सो यू आर मेकिंग सर्टेन ग्रुप. उसमें आप कुछ ऐसे कॉमन लोगों को पकड़ लोगे. मान लो एलिवेट वाले ग्रुप में आप कुछ लोगों को पकड़ लो और अपने सोशियोलॉजी वाले में कुछ लोगों को पकड़ लो. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट बोथ आर कमिंग ऑन सेम प्लेटफॉर्म फॉर सॉल्विंग द थिंग्स. दैट इज हॉरिजॉन्टल सॉलिडरिटी. आप समझ रहे हो? सॉलिडरिटी का मतलब समझ में आता है ना, सॉलिडरिटी. हाँ बस तो हाँ, उसमें कास्ट का वो नहीं. सॉलिडरिटी में कोई भी कास्ट का मैटर नहीं है. वर्टिकल सॉलिडरिटी हाँ, कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, तो वो इन्होंने पाया था. फिर उसी में इन्होंने पाया कि देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली मोबाइल. सर वर्टिकल सॉलिडरिटी में मतलब कास्ट कोई भी हो, अगर वो लोग मतलब एक ब्राह्मण जो है प्रिस्टली कास्ट का वो फॉलो करेंगे, यही होगा वर्टिकल में. वो संस्कृताइजेशन में आएगा. बट संस्कृताइजेशन मतलब अच्छा आप बताओ निखिल, संस्कृत डिवाइडेड होगा कास्ट के बेसिस में सारे काम. मैं अभी आपको 2 लाइन में समझा दूंगा. जैसे मान लो ये ब्राह्मण है, लेट्स सपोज. ठीक है, आप लेट्स सपोज सम अदर कास्ट के हो. ही इज हैविंग सर्टेन प्रैक्टिस, यू आर हैविंग सर्टेन प्रैक्टिस, यू वांट टू इमिटेट द प्रैक्टिसेस ऑफ हिम. दैट इज व्हाट द संस्कृताइजेशन मीन्स. अब आप बताओ, इफ यू आर इमिटेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ हिम, लेट्स सपोज जनेऊ जैसे पहनते हैं या थ्रेड सेरेमनी अगर उसको इंग्लिश में बोला जाए आप करते हो, तो आर यू गेटिंग द मीन्स, इज इट संस्कृताइजेशन? आप बताओ क्या ये संस्कृताइजेशन है? हाँ, आप बताओ जय ये संस्कृताइजेशन है? फिर ऑनलाइन में भी पूछ लेता हूँ. समझ में आ रहा है मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लेट्स सपोज आई एम दैट इंडिविजुअल एंड सर्टेन अदर इंडिविजुअल इज देयर. ठीक है, आप में से कोई भी इंडिविजुअल, इफ आई एम सर्टेन कास्ट और आप मेरे प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, सो कैन आई से दैट इट इज़ अ संस्कृताइजेशन? जैसे मान लो मैं वीगन हूँ, मान लो आप कोहली को मान लो फॉलो करते हैं, हम आप कोहली को फॉलो करने लगे. ठीक है, लेट्स सपोज एज अ इंडिविजुअल, तो क्या हम संस्कृताइजेशन बोल सकते हैं? रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर बोल सकते हैं मेरे ख्याल से. याद है आप बताओ. लाइफस्टाइल पूरी उनकी तरह लाइफस्टाइल कॉपी करने का नहीं, तो संस्कृताइजेशन कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, ग्रुप लेवल पे होता है. तो ये आप लोग को दिमाग में ध्यान रखना है कि फाइल से कि भाई वीगनिज्म मैं वीगन बन जाऊं, जैसे आपने इमिटेट किया तो ये संस्कृताइजेशन नहीं है. क्योंकि मैंने इंडिविजुअल किया. आप इंडिविजुअल हो. अगर आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप रहता, मान लो जैसे पूरी क्लास है और दे हैव एडॉप्टेड प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन थिंग्स, देन यू कैन से दैट कि ये संस्कृताइजेशन हो गया. ठीक है, वो संस्कृताइजेशन ग्रुप लेवल पे होता है. ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग सर्टेन अदर थिंग्स, जैसे आपने जो किया इंडिविजुअल लेवल पे, इफ़ यू जैसे भाई अम्बेडकर थे, अम्बेडकर वॉज इमिटेटिंग द प्रैक्टिस और लेट सपोज ही वॉज गेटिंग सेकुलराइजेशन, जाके पढ़ रहे थे वो, तो क्या संस्कृताइजेशन था? वो नहीं था. वो संस्कृताइजेशन दैट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन इज हैपनिंग ऑन द ग्रुप लेवल इफ समवन इज इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ सर्टेन अदर पर्टिकुलर ग्रुप. दैट ग्रुप कैन बी एनीथिंग.
फिर आपको उस पर सोचना नहीं है कि मान लो कई लोग वीगन है और 100 लोग और मिलके, या कोई विलेज है और वो मिलके वीगन बनना चाहता है, और इफ़ दे आर इमिटेटिंग दैट प्रैक्टिसेस एंड गेटिंग दैट, तो वो संस्कृताइजेशन है। हाँ हाँ, जैसे ब्राह्मणाइजेशन बोला जाता है। ब्राह्मणाइजेशन का मतलब कि एक इंडिविजुअल के करने से क्या होगा, यू कैन नॉट से दैट कि इट इज़ अ ब्राह्मणाइजेशन और संस्कृताइजेशन। आप समझ गए ये बात? तो यही, हाँ वेस्टर्नाइजेशन इज पॉसिबल एट इंडिविजुअल लेवल आल्सो। हाँ, वेस्टर्नाइजेशन के 3 एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से हैं बताओ? प्राइमरी सेकेंडरी। नहीं, तो कैटेगोरिकली ही हैज़ नॉट सेड अबाउट द दीज थिंग्स, ठीक है। कैटेगोरिकली उन्होंने कुछ, सिंगल आल्सो इफ ट्राई टू इमिटेट वेस्टर्न कल्चर, हाँ। इट विल बी वेस्टर्नाइजेशन। हाँ, तो वो उन्होंने बताया, जैसे आपने बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये लिखा होता है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। कैटेगोरिकली उन्होंने नहीं बताया कि प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन होता है, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन होता है, ऐसा उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। ही सेड दैट देयर आर 3 फोर्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर वेस्टर्नाइजेशन। वो 3 फोर्सेस क्या है? इंडिविजुअल लेवल पे इफ समथिंग इज गेटिंग चेंज, इंस्टीट्यूशन लेवल पे इफ समथिंग इज गेटिंग चेंज, एंड टेक्नोलॉजी लेवल पे इफ इट इज गेटिंग समथिंग चेंज, तब वो वेस्टर्नाइजेशन होता है। जैसे अम्बेडकर का वहाँ जाना, भाई लॉ पढ़ते थे वो, या मान लो गांधी जी गए पढ़ने लॉ, तो दैट इज, या आप जा रहे हो, या कोई, सब लोग तो यूपीएससी, लेकिन अब सब लोग वही नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन एज अ ग्रुप यू कैन से इट इज द पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। You are getting my point, right? So individual, if something it is imitating, then it will be coming in a part of westernization, ठीक है। मतलब अगर कोई पूरा ग्रुप वो कर रहा है कि मतलब वेस्टर्न उसको फॉलो कर रहा है तो वो संस्कृताइजेशन है। हाँ, then you can say कि it is a kind of संस्कृताइजेशन। तो अब जैसे हम जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न आइडियाज हमारी उसमें आ रही है, मैकडोनल्डाइजेशन एक, हाँ, है ना, तो वो भी संस्कृताइजेशन हो जाएगा क्या? वो तो वेस्टर्नाइजेशन तो होगा। नहीं। एसेंशियली मतलब कास्ट के लिए का ना। होगा ना, हाँ, संस्कृताइजेशन इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओनली। तो वेस्टर्नाइजेशन थोड़ी बोलेंगे फिर। हाँ, तो उसको वेस्टर्नाइजेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ग्रुप और इंडिविजुअल, ठीक है। Various types, various communities means religion, हाँ। are joining the Hare Krishna movement, for example. हाँ। So that will also be a Sanskritization. हाँ, अगर वो एक ग्रुप है और वो जो है, हाँ Different castes are joining. हाँ, तो वो हो जाता है, वो संस्कृताइजेशन आप बोल सकते हो। संस्कृताइजेशन में मेनली कास्ट होगी, हाँ, एंड दैट विल बी ऑन द पार्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप के बेसिस पर। हाँ, you will be- वेस्टर्नाइजेशन में कास्ट हो या ना हो। हाँ। जैसे कई बहुत सारे हिंदूज कनाडा गए खेती करने, हाँ। नहीं गए, या फिर सिख चले गए, तो हाँ। वो वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट। वो वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं पूछने ही वाला था, लेकिन आपने पहले पूछ दिया, तो खैर ठीक है, ये मैं पूछता ही अभी आपसे कि वेस्टर्नाइजेशन और ये सब में अंतर क्या है। जैसे मॉडर्नाइजेशन भी तो है, तो आपको तीनों में अंतर पता होना चाहिए कि भाई वेस्टर्नाइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन क्या है और मॉडर्नाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये आते हैं अपन आगे इसमें। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज, मतलब हाउ ही इज डेविएटिंग फ्रॉम द यूरोपियन व्यूज़, ठीक है। इन लोगों ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट इंडियन सोसाइटी में कैसे लगाया, इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को हॉलिस्टिक कैसे देखा, एंड वाई दे आर थिंकिंग दैट विलेज एज अ पार्ट ऑफ यूनिट वेयर वी हैव टू गो एंड स्टडी, ठीक है। जो आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे कि स्टडी का क्या इंपॉर्टेंस है इस तरह का, तो ये इंपॉर्टेंस है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाउ द कास्ट इज वर्किंग इवन फ्रॉम सिंस लॉन्ग। तो बिकॉज इट इज़ फैमिली इज रीइंफोर्सिंग, इट इज़ रिलीजन इन्फोर्सिंग, वो जो हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच है इनकी, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि हाउ इट इज़ वर्किंग। आप समझ रहे हो? तो इन्होंने, इन लोगों ने फिर विलेज को एज अ यूनिट ऑफ स्टडी बनाना शुरू किया, ठीक है, और उस पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो सारे एस्पेक्ट हैं वो लगाने शुरू किया। आप समझ रहे हो? सो दीज आर द थिंग्स, मतलब जो बेसिक आपको इसमें ध्यान रखनी है। नाउ so he has clubbed all those things like comparative method, मतलब उन्होंने बुक व्यू भी थोड़ा सा यूज़ किया है, एंड देन ही हैज़ यूज्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एज वेल। वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे तो ये ध्यान आ गया, मतलब थोड़ा सा आप लोगों ने वो लिख लिया, मतलब बेसिक चीज़ें। तो रामपुरा विलेज वाली स्टडी किस लिए है, वो डोमिनेंट कास्ट के लिए, ठीक है, और कुर्ग वाली आपकी इसके लिए, ठीक है। तो रामपुरा विलेज में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एक कोई कास्ट है, मतलब वो ऐसे वो रिचुअली सुपीरियर नहीं है जो कास्ट के हिसाब से, बट वो उसके पास ओनरशिप ऑफ लैंड है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से वो डोमिनेंट बन गई है, उसके प्रैक्टिसेस सब दूसरे, मतलब वो कंट्रोल कर रही है वहाँ के सिस्टम्स को। हाँ, सो व्हेन ही वाज क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओनली, मतलब बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, देन ही स्टार्टेड फॉर मेकिंग द, मतलब तब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि हाउ इफ समवन इज डोमिनेटिंग अ विलेज लाइफ, जैसे ओका लिंगा एक बैकवर्ड क्लास थी रामपुरा विलेज में, सो दे हैव डोमिनेटेड द विलेज लाइफ। तो ये सब वर्ड्स मतलब याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन आप उनके कास्ट के नाम वगैरह याद रखना, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा नंबर वगैरह मिले जब एग्जाम में आएगा। तो आपको थोड़े इसमें केस स्टडीज़ लिखने पड़ते हैं, पेपर 2 में जब आप स्पेसिफिकली लिखोगे। तो ओका लिंगा करके कास्ट थे, ठीक है, रामपुरा विलेज की। दे हैव डोमिनेटेड द विलेज लाइफ। वाई दे वर डोमिनेटिंग द विलेज? बिकॉज दे वर हैविंग द कंट्रोल ओवर द लैंड। लैंड पे उनका कंट्रोल था, लैंड की वजह से पॉलिटिक्स पे उनका कंट्रोल था, कि जो भी उनका आसपास का पंचायत और ये सब। सो बिकॉज ऑफ द लैंड कंट्रोल दे वर हैविंग एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस वजह से दे हैव इन द काइंड ऑफ डोमिनेंट। देयर आर अदर एस्पेक्ट विच ही फाउंड, जो उन्होंने बताया, जो आप लोग पढ़ते हो जनरली। तो डोमिनेंट कास्ट में उतना ज़्यादा इशू नहीं है। अदर एस्पेक्ट इज लाइक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अगर आपकी है, ठीक है, इवन द इफ यू हैव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, देन ऑल्सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। आप समझ रहे हो?
सो दिस इज हाउ द डोमिनेंट कास्ट इज देयर। उस पर ज़्यादा वो नहीं करना था, बट ही वॉज टॉकिंग ऑन द, अभी उस पर पहले डोमिनेंट कास्ट आने से पहले जो संस्कृताइजेशन में ही वॉज टॉकिंग ऑन डायनेमिक हायरार्की। सो व्हाट इज डायनेमिक हायरार्की इन दिस, ये मैंने तो ये तो मैंने आपको बता दिया, तो वही वर्ड बस आप लिखते चलो, इसमें आगे कुछ है नहीं। तो इन्होंने आइडिया दिया डायनेमिक हायरार्की का, ठीक है। ही हैज़ इवन ही हैज़ रिजेक्टेड दिस कि मॉडर्नाइजेशन विल, कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो विल डिस्ट्रॉय द कास्ट। इन्होंने ऐसा किया, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की ओनली, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक हायरार्की ही रिजेक्टेड दिस आइडिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। डायनेमिक हायरार्की का मतलब क्या है, एक बार आप बताओ जिसने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द रिचुअल हायरार्की, व्हाट इज द सोशल हायरार्की? सोशल हायरार्की में सर इकोनॉमी रोल प्ले करेगी, रिचुअल हायरार्की में कास्ट रोल प्ले करेगी। जैसे सोशली वो ज़्यादा ऊपर होगा जिसके पास पैसा वैसा ठीक ठाक होगा, लैंड वैंड होगी। बट रिचुअल हायरार्की में जैसे ब्राह्मण है और उसके पास लैंड नहीं है, हाँ। बट फिर भी हमें वही चाहिए क्योंकि हमें अब या हवन वगैरह कुछ भी कराना है तो वी हैव टू कॉल दैट ओनली, ब्राह्मण को ही बुलाना पड़ेगा। और सेकुलर हायरार्की का मतलब? सोशल हायरार्की नहीं, रिचुअल और सेकुलर दो हायरार्की है ना। सेकुलर नहीं पता। डायनेमिक हायरार्की का दो पार्ट है, एक रिचुअल हायरार्की और सेकुलर हायरार्की, ठीक है। तो रिचुअल हायरार्की का मतलब क्या है, जो आपने बताया कि रिचुअल प्योरिटी इज डन बाय सम पर्टिकुलर वन, ठीक है। बट सेकुलर हायरार्की का मतलब क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द लैंड, इट इज़ बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन अदर थिंग्स। रिचुअल का मतलब रिचुअल जो आप रिचुअल करते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे आपने बताया भाई शादी कराना है तो चाहिए होगा ना कोई प्रीस्ट, इट कैन नॉट बी डन बाई अदर्स, ठीक है। कास्ट वही चाहिए आपको, या मान लो जैसे लोग रामायण वगैरह कुछ तो कराते हैं घर वगैरह पे, तो उसमें चाहिए होता है, लोग बुलाते हैं ब्राह्मण और इन लोगों को, तो दैट इज़ अ कास्ट बेस्ड रिचुअल हायरार्की। बट सेकुलर हायरार्की का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इफ समवन इज गेटिंग एम्पावर्ड थ्रू द एजुकेशन, कि मान लो लोग होते हैं एजुकेशन लेके आईएएस बन गए या कुछ हो गया, तो दैट इज़ अ सेकुलर हायरार्की, ठीक है। या मान लो पॉलिटिकल पावर में आप आ गए, जैसे उसमें चलता था इन लोगों का जो बीएसपी था, बीएसपी थी ना पार्टी जो, तो दैट इज़ अ पॉलिटिकल पावर, दैट इज़ अ सेकुलर हायरार्की, ठीक है। वो सेकुलर हायरार्की के बेसिस पे ऊपर है, इट इज़ नॉट अ रिचुअल हायरार्की बिकॉज ऑफ विच दे आर एवं। तो इट इज़ अ डायनेमिक हायर, दैट इज़ व्हाट ही कॉल्ड। जैसे जाट्स हैं या यादव्स हैं, ठीक है, जाट है यादव ये लोग हैं ना, जैसे मैनपुरी वाला एरिया जो है वो पूरा यादव का चलता है, तो है ना वो लोग का मतलब वो, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर इन दैट एरिया, लैंड पॉइंट, हाँ उनका लैंड पे भी कंट्रोल है, पॉलिटिकल पावर पे भी कंट्रोल है, दैट इज़ हाउ दे आर मच एवव इन द सेकुलर हायरार्की। रिचुअल हायरार्की में As the word suggests, it is secular, it is away from the religion. Secular hierarchy में religion का कोई ऐसा importance नहीं रहेगा, right? हाँ, रिलीजियस रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, जो भी रिचुअल्स होते हैं रिलीजन के उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस रहेगा वेल्थ, लैंड और ये सब चीज़ों का सेकुलर हायरार्की में, ठीक है। रिचुअल हायरार्की स्टैटिक रहेगी और वो डायनामिक रहेगी। कौन सी? हाँ, रिचुअल हायरार्की स्टैटिक रहेगी और सेकुलर हायरार्की विल बी अ डायनेमिक, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट द डायनेमिज्म इज देयर, ठीक है। यही डायनेमिक स्ट्रक्चर है, आप समझ गए ये चीज़ है। नाउ व्हाई ही इज सेइंग दैट, मतलब इट इज़, मतलब इट कैन नॉट बी डन कि कास्ट चली जाएगी, ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तो आपको समझ में आ गया डायनेमिक हायरार्की क्या है, ठीक है। तो ये आप संस्कृताइजेशन जो आप लिख रहे होगे तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि इन द डायनेमिक हायरार्की टॉक्ड अबाउट टू टाइप ऑफ हायरार्की, सेकुलर एंड रिचुअल, और फिर आप उसमें लिखो कि एट द रिचुअल टाइप ऑफ हायरार्की इफ द ग्रुप इज मोबिलाइजिंग थ्रू सर्टेन थिंग्स, तो ही विल बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो वो उन्होंने संस्कृताइजेशन की बात उसमें की थी, ठीक है। अब आपको क्यों लगता है कि कास्ट विल नॉट बी रीशेप्ड और रिप्लेस्ड? रिचुअल हायरार्की की वजह से, रिचुअल की वजह से या सेकुलर की वजह से? रिचुअल की वजह से। क्यों? मॉडर्नाइजेशन विल नॉट डिस्ट्रॉय कास्ट, रिचुअल की वजह से। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएंगे बट वी नीड टू डू सम रिचुअल्स इन आवर फैमिली, फॉर दैट वी नीड ब्राह्मण्स और हाँ, so that's why ritual hierarchy can be the reason for which modernization will not delete caste. ठीक है। और कोई रीज़न? Religion, रिलीजन कैसा है? religion से जुड़ा हुआ है, caste, रिलीजन से कैसे कास्ट जुड़ा हुआ है? मैंने पढ़ा नहीं है वो। हाँ, मतलब रिलीजन इज इन्फोर्सिंग, आप बोल सकते हो कि री इन्फोर्सिंग द कास्ट एज अ सिस्टम, वो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। तो मेजरली यही है, मतलब जो आपने बताया। बट ही इज ऑल्सो सेइंग दैट कि इन द रिचुअल एज वेल एज दिस सेकुलर हायरार्की देयर आर एडॉप्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एडॉप्टिव कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस रिचुअल एज वेल एज दिस पर्टिकुलर सेकुलर हायरार्की। जैसे एडॉप्टिव कैरेक्टर का मतलब कि मान लो जैसे पहले लोग होता था ना कि प्रीस्ट कराते थे वो चीज़, तो उनके बगल में कोई नहीं बैठता था या कोई इस तरह की चीज़ें, कोई और मंत्र रिसाइट नहीं करता था। बट नाउ हाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म, जैसे आपने देखा होगा कि जब रामायण घर में होता है तो क्या होता है कि मान लो कोई वो रिसाइट कर रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे और भी लोग रिसाइट कर रहे होते हैं। तो वो सब सारी प्रीस्ट होते हैं ना, वो नहीं नहीं, और भी लोग होते हैं प्रीस्ट, टीम लेकर आते हैं। नहीं तो जो टीम लेके आते हैं वो तो होता ही है, लेकिन और भी लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं उसको, रिसाइट कर रहे होते हैं, और भी लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि देयर आर, हाँ मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने उसमें देखा है भागवत वगैरह में लोग जाते हैं तो होता है, लोग रिसाइट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब द सेकुलर और रिचुअल हायरार्की, सेकुलर में तो है ही एडॉप्टिव कैरेक्टर, रिचुअल हायरार्की इज ऑल्सो हैव द एडॉप्टिव कैरेक्टर। तो आप सोचो ना, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है ना ये। तो मैंने अभी आपको शुरू में बताया ना कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का एक कोर वही है प्रिंसिपल ही, कि हाउ इट इज़ गोइंग टू डिफरेंशिएट एंड एडॉप्ट। तो डिफरेंशिएशन तो होगा बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू एडॉप्ट द सोशल चेंजेस,
तो रिचुअल हायरार्की में चेंज जो आ रहा होगा मतलब इट इज़ नॉट सो मच रिजिड विच वॉज प्रीवियसली यूज टू बी, अब उतना रिजिड नहीं है। दैट इज़ वाई मॉडर्नाइजेशन होता जाएगा, वो अपने आप को अडॉप्ट करता जाएगा। सो डिफ्रेंशिएशन विल बी देयर, ठीक है, डिफरेंस, हाँ, लेकिन वो एक उस पर होगा। जैसे हर आप अभी देखो कथावाचक जितने हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरी वन इज़ फ्रॉम द प्रीस्ट ओनली। कोई ऐसा मतलब मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जो आप देखोगे तो सारे प्रीस्ट नहीं है, प्रीस्ट मतलब वो सारे ब्राह्मण कास्ट के नहीं हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये क्या दिखाता है, एडॉप्टिव कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड नरेटर देन यू कैन बी अ कथावाचक, मतलब जो लोग बोलते हैं नहीं होता, आप समझ रहे हो मतलब कि, तो कहने का मतलब इट इज़ अ एडॉप्टिव कैरेक्टर ना ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी का एक एडॉप्टिव कैरेक्टर है विद इन द कास्ट, दैट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि समवन इज गोइंग टू टीच मी सम कथा और समथिंग और ही इज़ नॉट फ्रॉम द प्रीस्ट, तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है, सुन रहे हैं लोग, ठीक है, और कर भी रहे हैं जो भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग, तो एडॉप्टिव कैरेक्टर सबसे बड़ा आपको ये ध्यान रखना है। और ये सब आप कैसे लिंक कर पाओगे, जब आपको फीचर्स पता रहेंगे। तो फीचर्स में आपको पता है वही जो उसमें एडॉप्टेशन का एक फीचर सबसे शुरू में, वो आप फीचर एक बार लिखे रहोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि कैसे एडॉप्टेशन है। सो ही इज सेइंग दैट कि मोबिलिटी इन द कास्ट इज हैविंग, मतलब देयर आर टू वेज फॉर द मोबिलिटी, दैट इज द संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ये दो मोबिलिटी का पाथ है। संस्कृताइजेशन आपको पता ही है, वेस्टर्नाइजेशन मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको इतना, ठीक है। सर डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। आप कह रहे थे ना कि वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के डिफरेंस। हाँ वो डिफरेंस मैं बताता हूँ। हाँ आप डिफरेंशिएशन उसमें बात करो क्या, जो डिफरेंशिएशन और एडॉप्टेशन का, ऐसा आप बात करो मतलब। नहीं सर, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में डिफरेंस क्लियर कट डिफरेंस। हाँ हाँ वो मैं बताया, इन लोग को ऑनलाइन वालों का देख लो, कोई और कुछ ये लोग पूछ रहा था तो वही देख लो। यहाँ तक तो अभी तक तो कोई इशू नहीं है ना कि संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन से आप लोगों को क्लियर, राइट। तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो वो उसकी उस पर आने से पहले ही हैज़, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि हायरार्की कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये एडॉप्टिव कैरेक्टर मैंने आपको बताया, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट एडॉप्टिव कैरेक्टर द ब्रेकडाउन इज नॉट देयर इन द सोसाइटी। इसमें हम वो बोल सकते हैं न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है फैमिली का, तो वो भी अडॉप्टिव कैरेक्टर। वो भी एडॉप्टिव कैरेक्टर है, हाँ सही है, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, श्रीनिवास के पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ में आया कि हाउ ऑल दोज थिंग्स हैज़ बीन टेकन बाय द योगेंद्र सिंह। अभी हम लोग योगेंद्र सिंह की बात करेंगे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक हॉलिस्टिक वे दे दिया, मतलब जब वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इनके हिसाब से सोशल चेंज क्या है, सोशल चेंज इज़ अ मल्टी डायमेंशनल थिंग इन इंडिया, ठीक है। सो ही हैज़ आइडेंटिफाइड टू सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज, एक ऑर्थोजेनिक और एक हेट्रोजेनिक। ये चीज़ें आपको उसमें भी दिखेंगी जब योगेंद्र सिंह ने उसमें सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई ट्रेडिशन कैसे इन वो करता है। तो ट्रेडिशनलाइजेशन की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस चेंज, होमोजीनियस चेंज, फिर अलग अलग उसकी बात करते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे वो। तो ये आप समझ गए। सो व्हाट आर द ऑर्थोजेनिक चेंज मीन्स व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ चेंज। तो संस्कृताइजेशन इज द इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज, ठीक है, जो मैंने लिखा है। जैसे ऑर्थोजेनिक चेंज संस्कृताइजेशन से आया, या मान लो बुद्धिज्म जो था, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑर्थोजेनिक और इंटरनल सोशल चेंज जिससे आया, वो चेंज आया, ठीक है, आप समझ लो। सो संस्कृताइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी कमिंग इन द ऑर्थोजेनिक प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज एज पर हिम, एंड हेट्रोजेनिक सोशल चेंज विल बी कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हाउ इट इज़ चेंजिंग, ठीक है। तो ये एक बार और लिख लो, यही लास्ट है इनका मतलब कि हाउ ही इज़ थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्थोजेनिक और इसमें ये तो आप लोग वो कर सकते हो। तो मेजरली उन्होंने ये बताया था, डोमिनेंट कास्ट वाला तो इशू नहीं है। अब एक चीज़ जो आप लोग के मतलब उसमें मैंने देखी थी, इसमें शायद नहीं लिखा है, टॉपिक लिखा होगा, ठीक है, लिख लिया, हो गया। इससे ज़्यादा आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है श्रीनिवास के बारे में, जितना आप लोगों ने इसमें लिखा है। अगर वो कीवर्ड अगर आपको समझ में आते हैं तो इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख पाओगे, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब नाउ हाउ यू थिंक दैट वेस्टर्नाइजेशन, आपको समझ में आ गया कि भाई इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे होता है। तो हाउ इट इज़ रिलेटेड, दिस ऑल्सो यू हैव टू थिंक। यही तीन चीज़ें हैं, ये आपके इग्नू के मटेरियल में लिखा हुआ है। ये एक बार आप पहले लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन। सो दे कैन आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग इन 10 मार्क, हो सकता है पूछे वो, उसमें इग्नू में मैंने देखा था एक बार लिखा हुआ, तो ये पूछ सकते हैं। तो मतलब वेस्टर्नाइजेशन is leading to संस्कृताइजेशन और संस्कृताइजेशन is leading to westernization. What do you think? हाँ दोनों है, कैसे?
फॉर एग्जांपल वेस्टर्नाइजेशन से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, हाँ, सोशल मीडिया वगैरह है, हाँ, उससे संस्कृताइजेशन हो रहा है क्योंकि और रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस पहुंच रहे हैं ट्राइबल्स मान लो। हाँ, हाँ, और उल्टा देखेंगे तो संस्कृताइजेशन से क्या हो रहा है कि जो अपर कास्ट वेस्टर्नाइज थी हाँ, उनके वेस्टर्न प्रैक्टिसेस कॉपी हो रहे हैं, तो मतलब लोअर कास्ट में, तो वो वेस्टर्नाइजेशन लोअर कास्ट का हो रहा है संस्कृताइजेशन के थ्रू। ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ की मैकेनिज्म फ्रॉम विच यू कैन से दैट कि वेस्टर्नाइजेशन इज अ प्रीलूड टू संस्कृताइजेशन, मतलब कोई किस, जैसे आपने बताया कि मीडिया से ऐसा हो रहा है, और कोई चीज़ मतलब कि आप अगर कॉन्क्रीट बोलना चाहो इस पे तो मतलब हाउ प्रीलूड मतलब कि हाउ वेस्टर्नाइजेशन इज लीडिंग टू द संस्कृताइजेशन। ठीक है, मतलब एक एस्पेक्ट ही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि वेस्टर्नाइजेशन एज अ प्रमोटर, प्रीलूड मतलब और प्रमोटर और देन अपोजिशन। तो प्रीलूड और इसमें प्रमोटर तो आपने बताया, तो दोनों में अंतर क्या है बताओ, व्हाट इज प्रीलूड एंड व्हाट इज प्रमोटर। जैसे सोशल मीडिया इज अ प्रमोटर, सो व्हाट इज प्रीलूड। मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन इज कॉजिंग संस्कृताइजेशन, मतलब ऐसा वो पहले आप बताओ, प्रीलूड का मतलब इंग्लिश वर्ड है तो उसका हिंदी में क्या मतलब है। वेस्टर्नाइजेशन कैसे प्रमोट वो कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है संस्कृताइजेशन को। हाँ, मतलब प्रीलूड मीन्स इट इज मेकिंग अ, हाँ, मेकिंग अ फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, प्रीलूड का मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन इज मेकिंग अ फाउंडेशन स्टेज, अ प्रिपरेटरी स्टेज फॉर द संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन इस तरह की कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से संस्कृताइजेशन का एक स्टेज क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज, जैसे वेस्टर्नाइजेशन इज एजुकेशन आ गया, मान लो मॉडर्न एजुकेशन है, ठीक है, या नई ऑक्यूपेशन अलग अलग तरह की आ रही है, ठीक है, या लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स आर कमिंग, सो दीज चेंजेस, दीज वट एवर चेंजेस आर देयर, दीज आर एम्पावरिंग द सर्टेन कास्ट। ठीक है, सो दिस कास्ट, वंस दीज कास्ट आर गेटिंग एम्पावर्ड, दे आर इमिटेटिंग द सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस। आप समझ लो, like whatever high ritual status, for claiming the high ritual status, if anyone is getting the modern education and who is not from the upper caste, who is from the lower caste, so they start imitating the upper caste Sanskritic practices. That is how it is a prelude to that particular thing. ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, इट इज़ लीड, जैसे लेट सपोज इफ समवन इज देयर एंड ही हैज़ गॉट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और स्टेटस अपलिफ्टमेंट, देन ही विल स्टार्ट और शी विल स्टार्ट द, मतलब वो ग्रुप जो होगा वो कल्चरल असर्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कल्चरल असर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कल्चरल असर्शन जब स्टार्ट होगा, देन विद द मटेरियल पावर द रिचुअल मोबिलिटी विल इंक्रीज। जब आप कल्चर को असर्ट करने लगोगे, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द मटेरियल पावर द रिचुअल मोबिलिटी, सेकुलर वाली नहीं, रिचुअल मोबिलिटी मे इंक्रीज इन योर पर्टिकुलर थिंग। दैट इज हाउ इट इज क्रिएटिंग द थिंग्स। तो जो आप एडमिनिस्ट्रेशन वाला आप वो पढ़ते हो ना, मतलब अभी इसमें आगे एक चैप्टर और है आपका जिसमें आप वो पढ़ते हो इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल एंड दोज थिंग्स, उसमें भी आप ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आप लिखो कि कैसे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ चेंज ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो कि हाउ इट हैज़ मेक द पीपल इन द सोशल मोबिलिटी। जैसे एक कायस्थ कास्ट है, ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, कायस्थ कास्ट नॉर्थ इंडिया में है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली दे वर कंसीडर्ड एज अ लोअर कास्ट। ठीक है, बट इन द ब्रिटिश रूल दे गॉट द एजुकेशन, जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उनको एजुकेशन मिली, दे गॉट द जॉब्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। ठीक है, तो दैट वेस्टर्न एक्सपोजर हैज़ इनेबल्ड देम फॉर द मोबिलिटी, एक अपवर्ड मोबिलिटी आ गई। ठीक है, सो नाउ मेनी कायस्थ फैमिली इफ यू विल सी दे हैव द रिचुअल्स लाइक दे आर वेजिटेरियन, सो वेजिटेरियनिज्म उनमें है। ठीक है, इवन द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी जो लोग करते थे, मतलब अपर कास्ट वाले, वो ये लोग करते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर प्रीलूड। आप समझ लो, उल्टा हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल जो कायस्थ कास्ट थी उन्होंने एजुकेशन पा लिया, अब वो अपना ही कल्चर एजर्ट कर रहे हैं, तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ऊपर वाले कास्ट। हाँ, तो उसको डीसंस्कृताइजेशन, तो 3 वर्ड होता है, संस्कृताइजेशन, डीसंस्कृताइजेशन और रीसंस्कृताइजेशन। ठीक है, एक रीसंस्कृताइजेशन भी होता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, पढ़ लेना। संस्कृताइजेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसके अलावा एक डीसंस्कृताइजेशन जो आप बोल रहे हो। ठीक है, इसी तरह एक और मतलब एक और थिंकर है, नाम भूल गया मैं, उन्होंने डी ट्राइबलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, ट्राइबलाइजेशन और डी ट्राइबलाइजेशन, तो आप वो लिख सकते हो। इसी तरह रीसंस्कृताइजेशन भी होता है, लेकिन कायस्थ कास्ट ने, मतलब जैसे ब्रिटिश रूल में आप लिखोगे तो संस्कृताइजेशन मतलब अपवर्ड मोबिलिटी इंक्रीज हुई, एंड द रिचुअल इन द रिचुअल हायरार्की आल्सो दे गॉट द मोबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेरियनिज्म प्रैक्टिस, सेक्रेड थ्रेड प्रैक्टिस, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, एग्जैक्ट इन द सेंस जैसे आज अभी पता नहीं लगता है ना कि व्हाट, जैसे देयर आर पीपल हु आर ट्रेसिंग द सेम लीनिएज फ्रॉम द सेम मिक्स्ड है, आपको हाँ पता नहीं लगेगा, ऐसा मैंने देखा है, मतलब तो पता नहीं लगता है, तो होता है मतलब। तो दिस इज सेइंग दैट कि हाउ द वेस्टर्नाइजेशन इज मेकिंग अ प्रीलूड टू संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो जब भी आपको यूज़ करना हो चैप्टर वाले दूसरे वाले में, आप ये जरूर यूज़ करना उसमें। ठीक है, ये वाला चीज़ आप जरूर यूज़ करना कि हाउ वेस्टर्नाइजेशन इज अ प्रीलूड एज वेल एज प्रमोटर ऑफ द संस्कृताइजेशन इन द इंडियन सोसाइटी, और ये कॉलोनियल रूल से बड़े आराम से आप जोड़ सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन वाले से। ठीक है, आप समझ गए। नाउ वेस्टर्नाइजेशन एज अ प्रमोटर ऑफ संस्कृताइजेशन का मतलब क्या है, प्रमोटर का मतलब हाउ इट हैज़ इंटेंसिफाइड द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। ठीक है, सो इंटेंसिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस कैसे होगा, जैसे उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी होगी तो सांस्कृतिक वैल्यूज, स्प्रेड ऑफ सांस्कृतिक वैल्यूज विल बी देयर। ठीक है, द ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस विल बी स्प्रेड मच मोर। ठीक है, तो मास मीडिया हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, सो उससे क्या होगा, उससे बहुत तेज चीज़ें फैलेंगी। ठीक है, तो पहले वाले फेज में यू विल सी द कल्चरल असर्टिवनेस फॉर अ सर्टेन पर्टिकुलर थिंग,
बिकॉज कि मुझे भी सेक्रेट थ्रेड पहनना है, मुझे भी ये करना है, दैट काइंड ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस वाज देयर। इसमें आप देखोगे कि कल्चर का डिफ्यूज़न थ्रू द वेरियस जो मास मीडिया है, टेक्नोलॉजी, जो तीसरा पार्ट है इसका, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इवन रिलीजियस रिवाइवलिज्म यू कैन सी इन दिस कि हाउ रिलीजियस इज गेटिंग रिवाइव्ड, कि जब आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो इट इज़ ऑल्सो कि हाउ वेस्टर्नाइजेशन इज प्रमोटिंग द संस्कृताइजेशन, मीन्स रिलीजन्स आर नाउ गेटिंग रिवाइव्ड। ये पढ़ा है रिलीजियस रिवाइवलिज्म, पढ़ा होगा आपने, तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म से भी आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। सो दैट इज, जैसे आप देखो ना टेलीविजन पे इस टाइम सीरियल वो लोग दिखाते हैं ना, मतलब कि रामायण दिखा रहे हैं और महाभारत वगैरह दिखा रहे हैं। सो ये जो ब्रॉडकास्ट था ये कब शुरू हुआ, 1997-5 में, इस तरह से। तो इससे क्या हुआ, मतलब जो सांस्कृतिक रिचुअल्स थे, जो हिंदुआइज्ड वैल्यूज़ थी और इस तरह की चीज़ें थी, ये फैलने लगी, ठीक है। देन यू विल सी दैट दोज माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का प्ले बहुत सारा आपका यहाँ पे होने लगता है, हर जगह थिएटर्स में और इन सब जगहों पे होता है ना। तो उन रिचुअल को परफॉर्म करने की वजह से, उन सारी चीज़ों को वजह से, इट हैज़ प्रमोटेड द सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस, सो इट हैज़ बिकेम अ प्रमोटर फॉर द सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हो। इवन जब आप उसमें लिखना चाहो तो आप रेलवेज़ वगैरह के बारे में लिखो कि हाउ द डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे रेलवे आने से क्या हुआ भाई, नाउ द पीपल आर गोइंग फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। जब रेलवे का उस टाइम वो हुआ, तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई वाराणसी में जाएंगे तो मतलब अपना वो करेंगे, मतलब मरते टाइम जो भी होगा, ठीक है। सो दैट इज वो कहाँ है, मतलब वो चीज़ें कहाँ बताई गई कि भाई यहाँ पे आप करोगे तो मोक्ष मिलेगा और ये सब, दीज आर द सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस। बट थ्रू द रेलवेज और थ्रू द ट्रांसपोर्ट, थ्रू द इंटरकनेक्शन, देन वेस्टर्नाइजेशन इज द पार्ट ऑफ रेलवे और ये सब, आप समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी वगैरह, तो वो प्रमोट कर दिया संस्कृताइजेशन को। नाउ द पीपल ऑफ द साउथ इज ऑल्सो कमिंग टू द देयर। आप देखोगे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ महीने महीने लोग रहते हैं आके। इन द लास्ट डेज देयर आर सम मूवीज एज वेल, कि उसमें दिखाता है कि लास्ट डेज में आके लोग महीने भर वहाँ रुक रहे हैं, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने रह रहे हैं वहाँ पे, मतलब। प्रमोशन ऑफ योगा भी लिख सकते हैं हम, जैसे विदेश से लोग ऋषिकेश, हाँ, वो भी, आप विदेश से भी बहुत सारे लोग बनारस में आके रुकते हैं, मतलब बहुत दिन तक। मरने वाला थोड़ा वैसा हाँ मतलब एक बार बोलो, ठीक है। तो वाई देयर, मतलब वाई इट इज़ ईजी, बिकॉज डिजिटल कम्युनिकेशन इज देयर एंड द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव। सो इस तरह से। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट आपको कैसे लगता है कि हाउ वेस्टर्नाइजेशन इज अपोजिंग द संस्कृताइजेशन। अभी सर एक एग्जांपल, आगरा में एक बारात थी, हाँ। लोअर कास्ट का बंदा था, घोड़ी पर चढ़कर जा रहा था, उसको तो मार ही दिया ना बहुत। हाँ, मतलब ये किस वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, वीडियो वगैरह वायरल हुई उसकी, घोड़ी पर बैठे हुए। और कोई चीज़, मतलब तो घोड़ी पे चढ़ना सांस्कृतिक नाम है, ऐसा हम बोल रहे हैं। हाँ, मतलब वो बारात नहीं लेकर जा सकते ना, ये था कि लोअर कास्ट का इंसान शुद्ध बारात नहीं लेकर, घोड़ी पर बैठकर नहीं है, बैठ सकता, मतलब ये था। मेनली अच्छा, उसकी वजह से मारा। आज डिस्क्रिमिनेशन का होगा ना, मतलब। हाँ, मतलब ये सांस्कृतिक प्रैक्टिस तो नहीं है। नहीं सर, उसमें यही दे रहे थे कि मतलब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, क्योंकि घोड़े पे चढ़ के जाना है एसेंशियली कि राजपूत जाएंगे या जो भी जाएंगे। सर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं ना कि ब्राह्मण themselves they are discarding their practices and adopting the western cultures, हाँ उधर and the lower caste are at this moment also trying to imitate नहीं, तो इससे जोड़ो ना, आपकी वेस्टर्नाइजेशन कैसे इसके। ब्राह्मण खुद ही मतलब अभी उनके रिचुअल्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, वो वेस्टर्न कल्चर को कर रहे हैं, तो अपोजिट हो रहा है इनडायरेक्टली संस्कृत। जैसे नॉन वेज लेकर अभी हाँ, नॉन वेज कच्चा पक्का खाना भी। हाँ, और जो मतलब लोअर कास्ट है, वो कहेंगे कि हमको अपनी खुद की आइडेंटिटी निर्माण करनी है, जो हमें टूल मिला है, तो हम उनको इमिटेट ना करके हमारी आइडेंटिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस तरह से भी अपोजिट। तो व्हाट आर द वेस्टर्न वैल्यूज़ की, कहाँ से आपको लग रहा है कि वेस्टर्न वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी है। हाँ। जो नीचे वाले सेक्शन है वो मतलब कलेक्टिवली मिलकर अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं। सो दे आर वन ग्रुप नाउ, दे आर नॉट लाइक इमिटेटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ अदर ग्रुप्स। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना कि रिचुअल प्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, कास्ट हायरार्की, जो डायनेमिक्स हम लोग भी पढ़ रहे थे, उस पर आप सोचो कि कैसे वेस्टर्न वैल्यूज अटैक कर रही हैं, तो आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे इंडिविजुअलिटी इज नाउ मोर देन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है भाई, मतलब लोग बोलते हैं ना कि मतलब बॉर्न एज अ हिंदू एंड आई एज अ क्रिश्चियन काइंड ऑफ, वो इंडिविजुअलिटी है। The priest can be anyone because of the rule of law. Now there is debate. हाँ, वो भी आप लिख सकते हो। हाँ, दैट इज द वेस्टर्नाइजेशन विच इज अपोज। तो आप जब लाइन लिखो तो उसमें आप लिखो कि किसको हिट कर रहा है वो, मतलब रिचुअल हायरार्की और रिचुअल प्योरिटी को हिट कर रहा है, सेकुलर हायरार्की जो उसके पार्ट है डायनेमिज्म में, उसमें किसी, या कास्ट में आप जो पढ़ते हो कि संस्कृताइजेशन तो कास्ट पे है, तो आप कास्ट पे लिखो कि किस पार्ट को हिट कर रहा है व्हेन वंस यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ थिंग। जैसे इंडिविजुअलिज्म इज मीन्स गेटिंग अगेंस्ट द रिचुअल हायरार्की, ठीक है। जब इंडिविजुअलिज्म होगा, आप जरूरी नहीं है, मतलब कि अब तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो हिंदू हैं लेकिन मैरिज क्रिश्चियन में करते हैं, मतलब मैरिजेस आर बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन ऑल द थिंग्स। इंटरकास्ट मैरिज भी उसी का एग्जांपल। हाँ, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था ना आपके इसमें कि हाउ द मैरिजेज आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम रिचुअल टू कॉमर्शियल, ठीक है। क्वेश्चन आया था 2024 में या 25 में आया, रिचुअल से कैसे हो रहा है, तो आप उसमें लिखो कि व्हाट आर द रिचुअल हायरार्कीज आर देयर, नाउ इट इज गेटिंग कॉमर्शियलाइज्ड, ठीक है, थ्रू द वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन इज अपोजिंग दैट सांस्कृतिक प्रैक्टिस ऑफ द रिचुअल, जो रिचुअल है मतलब, तो आप उसमें एक पॉइंट यहाँ से डाल सकते हो। तो जब मैंने आपको बताया, ये पिछली बार बताया था कि जनरल क्वेश्चन जब आपको लगे कि आपके पास पॉइंट नहीं आ रहा है, पहले सिलेबस से सोचो, फिर पूरे थिंकर से सोच लो, तो आपको ये सब पॉइंट मिलने लगेगा,
ठीक है, कि इंडिविजुअल की चॉइस हो गई है। तो वेस्टर्न वैल्यूज आर गेटिंग परकोलेटेड और वेस्टर्नाइजेशन हैज़ लेड टू द मीन्स चैलेंजिंग दैट पर्टिकुलर रिचुअल। ठीक है, नाउ इट इज़ नॉट लाइक कि उसी रिचुअल से आप शादी करोगे। सो डेस्टिनेशन वेडिंग इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दोज रिचुअल्स आर फॉलोड विच आर फॉलोड अर्लियर फॉर द मैरिजेस। ठीक है, तो आप लिख दो हाउ इट इज़ कॉमर्शियलाइज, दैट रिचुअल इज़ कॉमर्शियलाइज बिकॉज ऑफ द कोर्ट मैरिज इज ऑल्सो देयर। कोर्ट मैरिज अ पार्ट ऑफ दैट, कि मतलब लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 30 है, वो बोलता है प्रिजर्व करो अपनी हाँ, तो आप उसको ऐसे लिखो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइज, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आ रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, एंड इंस्टीट्यूशन मतलब चेंज इन इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, एंड दिस इज हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रिचुअल टू कॉमर्शियल। ऐसी चीज़ें आप लिखो, मतलब तो आप लिख सकते हो, मतलब तो आपको बस पता होना चाहिए, आप मतलब लिख पाओगे आराम से। ठीक है, सो वॉट एवर इंडोगैमी और वॉट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दोज थिंग्स आर चैलेंज ऑन दीज बेसिस, तो आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। सो इट इज़ गिविंग द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और इंडिविजुअलिज्म और सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें दे रही हैं। ठीक है, आप समझ गए। सो दिस इज हाउ इवन द ड्रेस कोड, जैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ड्रेस कोड का है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। जैसे सांस्कृतिक नॉर्म्स था ना कि भाई वो पहनेंगे धोती और ये सब, इस तरह की चीज़ें पहले नॉर्म्स थे ये सब। तो इवन इन द मैरिजेस दीज काइंड ऑफ नॉर्म्स वर देयर। ठीक है, कि ऐसा पहनेंगे, इस तरह का जो जैसे आप चलने लगे ना ब्राइडल का वो चलता है अलग, कि भाई लड़की तो क्या ही पहनेगी, मतलब वो कुछ मतलब वो करेंगे लोग। तो दैट इज़ मतलब प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट, सिंपल आराम से मतलब जो भी रिचुअल्स में था, इट वाज द रिचुअल कि भाई रेड कलर में कुछ होना चाहिए, ऐसा बेसिक रिचुअल था, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, और कुछ रिचुअल हुआ तो अलग है, बट नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म दैट। ठीक है, तो एक एग्जांपल सेकुलराइजेशन का होगा ना, कि रिचुअल जो नॉर्म्स वगैरह है वो अब सेकुलराइज हो रहे हैं। नहीं तो इट इज़ हैपनिंग वाई बिकॉज ऑफ, सेक्युलरिज्म भी तो मॉडर्नाइजेशन का ही, नहीं ये वेस्टर्नाइजेशन से ही तो आ रहा है। हाँ, लेकिन सेंसिटाइजेशन तो एक प्रोसेस है ना, जो वो इमिटेटिंग ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ अदर ग्रुप इन माय जैसे ग्रुप। हाँ, नहीं तो आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट क्वेश्चन कि रिचुअल कैसे मतलब उसमें ट्रांसफॉर्म, जो मैरिजेस का क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मैरिज कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसमें आप सोच सकते हो। ठीक है, सोच के आप 5 पॉइंट से बताओ, अब तो अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो तो जैसे बैचलर पार्टी करते तो वो वेस्टर्न मतलब यही बेसिक क्वेश्चन आया था कि हाउ द मैरिजेस आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम रिचुअल टू कॉमर्शियल, एक्सप्लेन द रीजन, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। We can write it. Guidance pure relationship concept. हाँ, तो एक गिडेंस का प्योर रिलेशनशिप आ गया। And again, Marx we can write reification of social relations. वस्तुकरण of social relations. हाँ ठीक है, या कमोडिफिकेशन जो आप बोल रहे हो, कमोडिफिकेशन मतलब होने लगी ये चीज़ें। ठीक है, 2 और ये हम लोगों ने देख ही लिया, वेस्टर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट। नहीं आप टर्म बताओ, ऐसे टर्म बताएं, आप टर्म पे ही हमेशा सोचो। मैं तो जीएस में ही आप लोग को बताया, हमेशा कीवर्ड्स पे सोचो, नहीं तो लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हो। रिचुअल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं उसमें तो आपको सोचना है कि व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स यू कैन राइट। rising individualism, so there is like a breakdown of marriages is greater, like divorce and हाँ, तो राइजिंग इंडिविजुअलिज्म को आप किससे जोड़ोगे? मतलब it is against the ritual norms of sacredness of marriage. हाँ, सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज नॉट नो लॉन्गर इन द पिक्चर, तो उससे तो उसको आप किसी कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हो कि हाउ इट इज़ गेटिंग, तो वो कॉमर्शियलाइज कैसे हो रहा है। मतलब आप ये सोचो कि व्हाट आर द कॉमर्शियल एस्पेक्ट, हाउ द रिचुअल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग टू द कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट। वो तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि रिचुअल कॉमर्स कैसे हो जा रहा है, जो पहले रिचुअल की तरह होता था वो कॉमर्स कैसे हो जा रहा है, उसके पीछे आपको फैक्टर बताने हैं। ठीक है, जैसे एक हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा है कभी हाइपर रियलिटी सुने? तो बर्डीलैंड का है ना शायद, तो हाइपर रियलिटी आप पढ़ना, मतलब वी आर लिविंग इन अ फिक्शन काइंड ऑफ वर्ल्ड। हाइपर रियलिटी का मतलब ये है। ठीक है, सो ऑल द थिंग्स आर कॉमर्शियलाइज नाउ, रिचुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे वो एक तो कोई मूवी थी ना कि उसमें ब्राइड वो क्या तो होता है, कौन सी तो मूवी थी, उसमें सब बैठाते हैं उस पर, और लड़का होता है लड़की होती है, और उस पर सब मतलब वो दिखा रहे होते हैं कि नाउ जब वरमाला के टाइम कुछ हो रहा होगा तो वो लोग ऊपर जा रहे होंगे, ऐसा कुछ, या ऊपर हवा में वो। Dramaturgical also, they are trying to create a cinematic type of reading. हाँ, तो वही हाइपर रियलिटी इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग। ठीक है, We can write Goffman also, dramaturgical also. हाँ, आप इंप्रेशन मैनेजमेंट लिख सकते हो उसमें, मतलब वर्ड आप डायमेटोलॉजी की जगह आप इंप्रेशन मैनेजमेंट लिख दो कि हाउ फॉर द सोशल मीडिया यू आर डूइंग द इंप्रेशन मैनेजमेंट फॉर अदर्स फॉर क्रिएटिंग योर कल्चरल कैपिटल, कि मुझे अपना भाई दिखाना है कल्चर, कि मतलब मैं बहुत वो हूँ, अब अंबानी अडानी जो भी, तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आप समझ रहे हो, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो इसमें। तो ऐसे 5 पॉइंट लिख दो, हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं पड़ता इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट अबाउट द थिंग। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को कवर हो गया होगा, तो इसमें तो और कोई इशू तो नहीं है, मतलब कि समझ में आ गया ये वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, ये सब बेसिक चीज़ें। ठीक है, ठीक है। सो नाउ कैन वी से, मतलब अब जो लास्ट एक आप लोग का रह गया कि कैन वी से कि वेस्टर्नाइजेशन इज़ अ मॉडर्नाइजेशन, क्या हम बोल सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो है वो मॉडर्नाइजेशन है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? मतलब संस्कृताइजेशन तो आप समझ गए कि क्या है, वेस्टर्नाइजेशन समझ गए क्या है। कैन वी से, कैन वी इक्वेट दिस कि वेस्टर्नाइजेशन जो है वो मॉडर्नाइजेशन है? जैसे इसमें आपको पता लग गया कि हाँ, वन ऑफ द पार्ट, हाँ मॉडर्निटी का वन ऑफ द पार्ट है। ठीक है, संस्कृताइजेशन आपको समझ में आया कि ये सोशल लेवल पे हो रहा है, सोशल लेवल पे मतलब कल्चरल लेवल पे, एंड यूनिट ऑफ चेंज इज ग्रुप इसमें। ठीक है, इसमें क्या चेंज होगा वेस्टर्नाइजेशन में?
यूनिट ऑफ चेंजेस इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें क्या चेंज हो रहा होगा, यूनिट ऑफ चेंज मॉडर्नाइज, हाँ आइडियोलॉजी, नहीं आप बताओ, मतलब जैसे इसमें ग्रुप चेंज हो रहा होगा, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें ग्रुप चेंज हो रहा होगा, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ यूनिट ऑफ चेंज विल बी देयर विच वेयर यू कैन डिफरेंशिएट कि संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है और ये मॉडर्नाइजेशन है। सिस्टम एज अ होल हाँ सिस्टम एज अ होल मतलब सोसाइटी ही चेंज होने लगे, हाँ सोसाइटी में ही चेंज आने लगे, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जो सेकुलर वैल्यू आई और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो था, सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज चेंज, तो वेस्टर्नाइजेशन में लीड टू द मॉडर्नाइजेशन। जैसे इंस्टीट्यूशंस में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, दोज थिंग्स विल बी मेकिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। आज की डेट में है ना कि एवरी भाई पहले तो लड़कियां नहीं पढ़ती थी, अगर आप 50s 80s मतलब 50s के पहले देखोगे, नाउ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन द वुमेन एम्पावरमेंट हैज हैपेंड थ्री वे ऑफ वट एवर फेमिनिज्म हैज कम। उसके बाद अगर आप देखोगे एलपीजी वगैरह ऑल दोज रिफॉर्म्स, द इंस्टीट्यूशंस लेवल रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल लेवल रिफॉर्म विच आर देयर इन द वेस्टर्नाइजेशन हैज लेड टू द चेंज इन सोसाइटल लेवल। अब समाज में चेंज आ गया है, तो जो समाज में चेंज आए वो क्या होगा, सोसाइटी लेवल पे अगर चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। आप समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना है। जैसे भाई मॉडर्नाइजेशन गिडेंस के हिसाब से क्या है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी का उसने डेफिनेशन बताया है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे। तो आइडिया ऑफ सेकुलराइजेशन, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ऑफ नेशन स्टेट, ये सब मॉडर्नाइजेशन का एस्पेक्ट है। द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी का आना, ये क्या है मॉडर्निटी है, मॉडर्नाइजेशन है। तो इसका मतलब सोसाइटी एज अ होल नाउ ब्यूरोक्रेटाइज। सर मॉडर्नाइजेशन एक इंडिविजुअल का सिर्फ नहीं हो सकता। नहीं कैसे, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यू कैन बी द वेस्टर्नाइज। भाई जैसे आप एक मान लो यू आर अ गर्ल, यू आर हियर, लेट्स सपोज सम अदर गर्ल इज देयर हु इज इन द लाइक रूरल एरियाज, ठीक है, बहुत वो मतलब रूरल एरिया, शी इज नॉट गेटिंग एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन और समथिंग, यू गॉट द एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन, सो यू गॉट वेस्टर्नाइज, आप वेस्टर्नाइज हुए एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। सर ये सोसाइटी एज अ होल मॉडर्नाइजेशन का वो है, तो संस्कृताइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में मतलब दोनों ही तो ग्रुप में ही हो रहा है ना। नहीं, नहीं। ग्रुप कास्ट हो गया और मॉडर्नाइजेशन हाँ। पूरा एक स्टेट हो गया, इसमें सारी कास्ट मतलब है। इसमें कोई कास्ट वगैरह का कोई कास्ट का वो नहीं है, मतलब कास्ट से ऊपर चले गए आप, मतलब मॉडर्नाइजेशन। जैसे नाउ इट इज़ द नॉर्म ऑफ द मतलब कि एजुकेशन देना बच्चों को, अब नॉर्म्स बन गया है ना, सब लोग जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे ऊपर पढ़ाए नीचे पढ़ाए कैसा भी पढ़ाए, ठीक है। इट इज़ नॉट, जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई तो रिपोर्ट आई थी ना उसमें टिल 10th, इट इज़ नॉट लाइक कि ड्रॉप आउट रेट वो है, 100% एनरोलमेंट भी हो रहा है, बिकॉज स्टेट इज़ ऑल्सो वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है। तो वेस्टर्नाइजेशन में इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिविजुअल, तो इंस्टीट्यूशन इज देयर, स्टेट इज देयर विच इज फैसिलिटेटिंग फॉर द मिड डे मील स्कीम एंड अदर थिंग्स एंड दोज थिंग्स, एंड देन इट इज कमिंग इन द मॉडर्न एस्पेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द ड्रॉप आउट रेट्स हैज गॉन, अब जैसे जैसे लोग पढ़ने लग रहे हैं तो अब पूरी सोसाइटी काइंड ऑफ हैव द कलेक्टिव कंसाइंस फॉर द रीडिंग। अब पूरी सोसाइटी को पता है कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी होता है ना पूरी सोसाइटी, तो उसका मतलब वो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। जब कलेक्टिवली यू गेट सर्टेन थिंग्स एज अ होल, यू आर गेटिंग सर्टेन थिंग्स, जैसे ब्यूरोक्रेटाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नाउ यू नो दैट एज अ इफ यू हैव टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, तो आपको यूपीएससी निकालना है, ठीक है, तो दैट कलेक्टिविटी इज देयर इन द सोसाइटी एज अ होल। आप समझ रहे हो, तो वो वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन का बनना, जब ब्यूरोक्रेसी शुरू हो रही थी उसका बनना, और सोसाइटी में वो चीज़ें अडॉप्ट हो जाना, तो सोसाइटी एज अ होल इफ इट इज चेंजिंग, इट इज कमिंग अंडर द मॉडर्नाइजेशन। समझ गए आप, तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब कि संस्कृताइजेशन इज कल्चरल ओनली, ठीक है, संस्कृताइजेशन इज कल्चरल, मतलब द लेवल ऑफ चेंज विल बी कल्चरल। वेस्टर्नाइजेशन में द लेवल ऑफ चेंज विल बी इंस्टीट्यूशनल, एंड मॉडर्नाइजेशन में द लेवल ऑफ चेंज विल बी स्ट्रक्चरल, ठीक है। लाइक वी आर सेइंग दैट वी आर नॉट मॉडर्न, ऐसा बोला जाता है ना, जब आप योगेंद्र सिंह को पढ़ोगे तो ही इज सेइंग दैट कि इंडियन सोसाइटी इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एज वेल एज मॉडर्निटी, ठीक है। इसका मतलब हम मॉडर्नाइज क्यों नहीं हुए, बिकॉज द लेवल ऑफ चेंज इज नॉट एट द स्ट्रक्चरल लेवल। भाई कास्ट स्टिल इज देयर, रिलीजन स्टिल इज देयर, और जेंडर और एनीथिंग विच इज रिजिड इन द नेचर प्रीवियसली, इट इज स्टिल इज देयर। सो इफ स्ट्रक्चर इज नॉट चेंजिंग वी कैन नॉट से दैट कि वी आर मॉडर्नाइज, ठीक है। तो अभी तक हम पूरी तरह मॉडर्न नहीं हुए, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे मतलब लेवल ऑफ चेंज अगर कल्चरल है तो दैट इज संस्कृताइजेशन, इंस्टीट्यूशनल वेस्टर्नाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ चेंज फॉर द संस्कृताइजेशन, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडिजीनियस, मतलब द नेचर ऑफ चेंज और लेट्स सपोज द सोर्स ऑफ चेंज फॉर संस्कृताइजेशन इज इंडिजीनियस, ओके, एंड फॉर वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इट इज एक्सटर्नल, ठीक है। द यूनिट ऑफ चेंज आपने लिख लिया कि यूनिट ऑफ चेंज इज ग्रुप for the संस्कृताइजेशन, the unit of change for westernization is individual, and the unit of change for modernization is society, ठीक है। the mobility, the type of mobility you will be getting in this संस्कृताइजेशन, ritual mobility you will be getting, ritual और secular mobility आपको मिलेगी उसमें, ठीक है, on the group level, but in the westernization individual will become mobile, ठीक है। आप वर्ड मोबिलिटी या टाइप ऑफ मोबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, जो मोबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो इंडिविजुअल विल बी मोबाइल ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। बट इन मॉडर्नाइजेशन स्ट्रक्चरल मोबिलिटी विल बी देयर, ठीक है। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी मतलब जैसे मान लो कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ, सो प्रीवियसली द स्ट्रक्चर was there majorly focusing on the agriculture, now the structural mobility is there, the people are coming in the service sector, so that structural mobility is there, ठीक है, for the modernization। आप समझ गए, ठीक है।
संस्कृताइजेशन में इट विल री इन्फोर्स द कास्ट सिस्टम, वेस्टर्नाइजेशन विल वीकन द कास्ट एंड मॉडर्नाइजेशन विल ट्रांसफॉर्म द कास्ट और वॉट एवर रिजिड स्ट्रक्चर इज देयर। लेकिन अभी हम लोग संस्कृताइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ री इन्फोर्सिंग द कास्ट संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन विल वीकन द कास्ट एंड मॉडर्नाइजेशन विल ट्रांसफॉर्म द कास्ट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब कि कास्ट एज अ स्ट्रक्चर है ही नहीं, ट्रांसफॉर्म मतलब वो कास्ट क्लास हाँ मतलब वो चीज़ें हाँ कास्टलेस नहीं बोल सकते आप, लेकिन कास्ट एज अ स्ट्रक्चर इज नॉट प्लेइंग दैट डोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी। हाँ क्लास प्ले कर सकता है, कुछ और प्ले कर सकता है, तो इट विल ट्रांसफॉर्म द कास्ट। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि अभी हम लोग मॉडर्न नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो ठीक है, नाउ वी विल बी गोइंग फॉर दिस नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आपका है एक और थिंकर। ये समझ में आ गया, इसमें तो अब दिक्कत नहीं है, ये लिख लोगे आप लोग। तो एक क्वेश्चन भी अभी इसी पे मैं लिखवाता हूँ आप लोग को लास्ट में। अब हम आते हैं वाई सिंह पे। ठीक है, तो योगेंद्र सिंह के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मतलब अब जब आप लोग को इतना समझ में आ गया तो उनकी थ्योरी समझने में उतना इशू नहीं आएगा। तो एक फ़ोटो है वो मैं आप लोग को ग्रुप में भेजता हूँ, सो दैट यू कैन हैव दैट। तो उससे आप लोग को एक लाइन में समझ में आ जाएगा। उतना ही ध्यान रखना है कि योगेंद्र सिंह के बारे में। ठीक है, सो ही इज़ टॉकिंग मेजरली ऑन द सोर्सेज ऑफ चेंज। ठीक है, वो इस वाले PDF में डालना मैं भूल गया था। मिला वो, आप डाल दिया मैंने फ़ोटो। ठीक है, सो वो क्यूमुलेटिव पिक्चर है जो मैंने आपको डाली, एक बार आप देखो उसमें ग्रुप में आप लोग के पास आ गया। सोशियोलॉजी वाले ग्रुप में आप लोग एलिवेट वाले में डाल देता हूँ मैं, तो अब आ गया होगा। ठीक है, ये मतलब वो क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव इन द सेंस यू डू नॉट हैव टू थिंक अपार्ट फ्रॉम इट इन दिस। ठीक है, मिल गया, फोटो मिल गई सर। ठीक है, तो एक बार आप बताओ, मतलब योगेंद्र सिंह पढ़ा है आपने? निखिल आपने तो सारा पढ़ा होगा, बोलिए कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें ये। बताओ क्या है इसमें, मतलब आपको क्या समझ में आता है? जो भी आपको पता है फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। मतलब ये बोलते हैं चेंजेस दो लेवल पे होते हैं, एक कल्चरल लेवल पर, एक स्ट्रक्चरल लेवल पे। हाँ, हाँ। और दोनों में हेट्रोजेनस चेंजेस भी होंगे, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस भी होंगे। हाँ ठीक है, और उसके बाद मतलब उन्होंने मतलब ये पता है कि उन्होंने थ्योरीज वगैरह लिए, जैसे मैकी मेरिट वाला वो ग्रेट ट्रेडिशन का लिया था हाँ, हाँ। कल्चरल वाले में, और माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट में उन्होंने डिस्कस किया था इसमें स्ट्रक्चरल वाले में। ठीक है, बस ये इतना ही पता है स्ट्रक्चर, बाकी अंदर का वो है कंफ्यूजन। ठीक है, कोई नहीं। तो सोशल, जब आप वो फोटो देख पा रहे हो आप, मतलब उसमें, ठीक है, आप सब लोग उसमें देखना। तो सोर्सेज ऑफ चेंजेस उसमें लिखे हैं, राइट। सोर्सेज ऑफ चेंजेस विल बी ऑफ टू टाइप, हेट्रोजेनेटिक चेंजेस होंगे और ऑर्थो। तो इन्होंने क्या किया, वॉट एवर थ्योरीज वर कमिंग इन एंड अराउंड टिल नाउ, जैसे संस्कृताइजेशन अलग चल रहा था, छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग चल रही थी, ही हैज़ क्यूमुलेटिवली इंटीग्रेटेड ऑल द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। और ये डायग्राम आप बना के आ भी सकते हो। तो सोर्सेज ऑफ चेंजेस आर हेट्रोजेनिक चेंजेस एंड ऑर्थोजेनिक चेंजेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्थोजेनिक चेंजेस में क्या था, संस्कृताइजेशन इज अ काइंड ऑफ ऑर्थोजेनिक चेंज, राइट। बट संस्कृताइजेशन इज हैपनिंग एट द कल्चरल लेवल। तो आप ऊपर देखो कल्चरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सो कल्चरल लेवल पे चेंज हो रहा है, वो संस्कृताइजेशन है। कल्चरल रिनाइसा और रिलीजियस रिवाइवलिज्म, कल्चरल रिनाइसा भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द ग्रेट ट्रेडिशन, इट इज द ऑर्थोजेनिक चेंज। ठीक है, तो ऑर्थोजेनिक चेंज को वी कैन क्लासीफाई एज अ ट्रेडिशनलाइजेशन। ठीक है, वॉट एवर चेंजेस आर रिटन ओवर हियर दैट कैन बी क्लासीफाइड इन वन टर्म, ट्रेडिशनलाइजेशन। आगे देखो लिखा हुआ है ट्रेडिशनलाइजेशन। ठीक है, और हेट्रोजेनिक चेंजेस में जो कल्चरल लेवल पे या सोशल लेवल पे हो रहे हैं, वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, so he has clubbed the westernization in the modernization itself. ठीक है, ठीक है, अभी तक इतना समझ में आ रहा है। नाउ इन सोशल स्ट्रक्चर ही हैव आइडेंटिफाइड द टू पार्ट, द माइक्रो स्ट्रक्चर एंड मैक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एट द ऑर्थोजेनिक लेवल, इफ इट इज द कंपल्सिव माइग्रेशन एट अ माइक्रो लेवल, कंपल्सिव माइग्रेशन हो सकता है, या इफ एट अ मैक्रो लेवल द इलीट इज गेटिंग सर्कुलेटेड, कि पंचायत पहले किसी और की थी, बाद में किसी और की हो गई। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दैट इज ऑल्सो अ ऑर्थोजेनिक चेंज फॉर द पर्टिकुलर सोसाइटी। बट इफ इट इज फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो उसमें रोल डिफरेंशिएशन और पॉलिटिकल इनोवेशन लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल इनोवेशन, सो इट हैज चेंज द मैक्रो स्ट्रक्चर एट ऑल लॉन्ग, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज की इसने। ठीक है, वो पॉलिटिकल इनोवेशन था। या मान लो जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक आया, दैट इज अ पॉलिटिकल इनोवेशन।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसको संस्कृताइजेशन तो आपको पता है, अब लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन पता है, व्हाट इज लिटिल ट्रेडिशन, व्हाट इज ग्रेट ट्रेडिशन, फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं कि व्हाट इज अदर थिंग्स। बताओ लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन पता है क्या है, बोलो एक बार। एग्जांपल इसको जैसे हाँ। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब कि जो हिंदुइज्म हो गया वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है, एक मैक्रो स्ट्रक्चर है मतलब एक तरह से, और हाँ। ट्राइबल सोसाइटी का जो रिलीजन और ट्राइबल सोसाइटी हो गया एक लिटिल ट्रेडिशन है। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज होता है, मतलब इसमें यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकिलाइजेशन होता है। तो जो लिटिल ट्रेडिशन है वो ग्रेट ट्रेडिशन की वैल्यूज अडॉप्ट करता है, और जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो लिटिल ट्रेडिशन के वैल्यूज अडॉप्ट करता है, ऐसा मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कोई, एग्जांपल जैसे मतलब इसका संस्कृताइजेशन एग्जांपल हो गया एक तो कि मतलब जो ग्रेट ट्रेडिशन के प्रैक्टिसेस हैं वो ट्राइबल सोसाइटी के मेंबर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ। और जो ट्राइबल सोसाइटी का इगलिटेरियन व्यू है, या फिर मतलब उनका जो एक वो है ना कि नेचर से जुड़े होकर रहना है, यूज ऑफ आयुर्वेदा एग्जांपल हो गया ग्रेट ट्रेडिशन, मतलब लिटिल ट्रेडिशन से ग्रेट ट्रेडिशन चलेगा। हाँ जैसे योगा हो गया फ्रॉम द दिस, ठीक है ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन किसको बोलेंगे और पैरोकिलाइजेशन किसको बोलेंगे? यूनिवर्सलाइजेशन बोलेंगे जो लिटिल ट्रेडिशन, सॉरी हाँ लिटिल ट्रेडिशन है वो ग्रेट ट्रेडिशन की वैल्यूज अडॉप्ट कर रहा है अगर, और जो पैरोकिलाइजेशन है वो ग्रेट ट्रेडिशन है अगर वो लिटिल ट्रेडिशन की वैल्यूज अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है ठीक है। तो अभी तो इसमें वो लिखा हुआ है, नीचे अगर आएगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या है। तो इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बार ये बताता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन में जो सोर्सेज ऑफ चेंज है, हेट्रोजेनेटिक चेंजेस, उसमें हेट्रोजेनेटिक चेंजेस में व्हाट यू कैन राइट एज एन एग्जांपल, वो आप सोचो। जैसे मान लो अगर ये है हेट्रोजेनेटिक चेंजेस में, तो पहले हम लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब क्या है, एट द कल्चरल लेवल देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर यूनिवर्सलाइज्ड इन नेचर और विच यू कैन से एज अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ मासेज, और बहुत सारे लोगों कर रहे हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट हो सकता है। बट द लिटिल ट्रेडिशन इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक, जैसे कोई ट्राइब का कल्चर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, तो आपने सही बताया कि यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन हैपेंस फ्रॉम द लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें जो आपके कल्चरल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है यहाँ पे लिटिल ट्रेडिशन है और ग्रेट ट्रेडिशन है। ठीक है, लाइक लेट सपोज रामायण एंड महाभारत, द इपिक इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो अगर रामायण और महाभारत हमने, तो ये ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। लिटिल ट्रेडिशन में क्या आ सकता है, जैसे मान लो कोई पेंटिंग आप पढ़ते हो बिहार की, मान लो कोई छोटी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग लेट सपोज, तो मधुबनी पेंटिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन। ठीक है, और एनी पर्टिकुलर कल्चरल थिंग, इट इज लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज हैपनिंग ओनली ऑन द कल्चरल लेवल। कोई स्ट्रक्चरल लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है जो आपको उस डायग्राम में दिख रहा होगा, केवल कल्चरल लेवल पे ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इसका लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट जब वंस एनीथिंग विच इज ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन एंड इट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, अगर ऐसा हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन। इफ समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द ग्रेट ट्रेडिशन एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, दैट इज कॉल्ड पैरोकिलाइजेशन। ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल होता है। एग्जांपल जैसे सलूनो एक फेस्टिवल होता है, हाँ रक्षाबंधन होता है, हाँ तो सलूनो इज लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन इज रक्षाबंधन। उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो गया इंडियन सोसाइटी में, अब हर जगह वो होता है रक्षाबंधन। नहीं तो वो उसमें दिखना भी चाहिए ना, मतलब वहाँ दिखे। जैसे मान लो कहने का मतलब जैसे बंगाल में वो मनाया जाता है। ठीक है, बंगाल में आपके वो मनाया जाता है छठ पूजा एग्जांपल हो सकता छठ पूजा, लिटिल ट्रेडिशन है वो, नाउ इट इज यूनिवर्सलाइज्ड। यूनिवर्सलाइज। ठीक है, सलूनो रक्षाबंधन नहीं होता था, अच्छा पहले रक्षाबंधन नहीं होता था, सलूनो होता था, बट वो रक्षाबंधन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब वो भी किसी लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट होता है। तो दैट इज हाउ इट इज बिकमिंग द यूनिवर्सल, इट इज अ पार्ट ऑफ बिकमिंग ग्रेटर ट्रेडिशन, तो इसको यूनिवर्सलाइजेशन बोलते हैं। इफ एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द ग्रेट ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, दैट इज कॉल्ड पैरोकिलाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो बाहर से कुछ भी आता है खाने पीने का, जैसे आप देखते हो मैकडोनाल्ड का बर्गर और ये सब, सो दैट इज कॉल्ड पैरोकिलाइजेशन, या बाहर का कुछ कल्चर आके यहाँ में मिक्स होने लगा इंडिया में, मतलब छोटे छोटे कल्चर्स में मिक्स होने लगा, तो आपको वो दिखेगा, वो उसको बोलते हैं पैरोकिलाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मैकिम मैरियट ने। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन आपको वो सब थिंकर याद नहीं रखना है। सो दैट इज हाउ, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्सन्स ने जो थ्योरी दी दैट वाज अ ग्रैंड थ्योरी, सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रैंड थ्योरी जो आप इस पे देख रहे हो। ठीक है, सो लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, इट इज द एक्सचेंज ऑफ द ट्रेडिशन हैपनिंग ओनली ऑन द कल्चरल लेवल, इट इज कॉल्ड at the cultural level. इसको these are the sources of heterogenetic changes. Why it is heterogenetic changes? Because little tradition is part of some other culture or values and that is external to the great tradition. वो external है great tradition के। ठीक है, that is why it is called the मतलब वो बोलते हैं इसको। ठीक है, सर पैरोकिलाइजेशन का एग्जांपल क्या होगा? पैरोकिलाइजेशन का मतलब इफ एनी पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, जैसे कि मान लो कोई ग्रेट ट्रेडिशन आप बताओ। जैसे वेस्टर्न कपड़े इंडियन, हाँ, उसको इंडियन आउटफिट, जैसे फैब इंडिया है। ठीक है, तो फैब इंडिया में क्या है कि जैसे ऊपर उनका जो वो रहेगा वेस्टर्न टू इंडो वेस्टर्न आउटफिट। नहीं, जैसे मान लो ये है, ये मान लो। ठीक है, अब ये तो वेस्टर्न है, बट इफ आई एम गेटिंग समथिंग इन दिस काइंड ऑफ विच इज ऑफ द आवर कल्चर, ये तो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, लेट्स सपोज ब्लेजर, बट इफ दिस ब्लेजर इज गेटिंग सम टिंज ऑफ द लोकल कल्चर और वो बिकने लगे मार्केट में, जैसे फैब इंडिया यही करता है। ठीक है, कि नीचे वो लगेगा धोती जैसा, ऊपर रहेगा वो मतलब वेस्टर्न आउटफिट। तो भाई वेस्टर्न मतलब एक कंप्लीट वेस्टर्न आउटफिट से इंडो वेस्टर्न आउटफिट। हाँ, मतलब मिक्स कर दे वो,
मिक्स कर दे, वॉट एवर द पैरामीटर्स ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन वो मिक्स कर दे, तो उसको बोलेंगे पैरोकियलाइजेशन। ठीक है, मतलब दिख जाएगा, आप ये सब देखा करो, मतलब समाज में तो आप लोग जाते ही हो रोज़ घूमते ही हो आप लोग, तो देखते हुए जाया करो, तो सोशियोलॉजी आधा वहीं से याद हो जाएगा आप लोग को, इसमें कुछ इतना मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना बेसिक कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इनके उस पर हो रहा है कि लिटिल ट्रेडिशन में मतलब व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड हाउ इट इज़ चेंजिंग। ठीक है, सिमिलरली इफ यू विल सी दैट डायग्राम इन द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल पे सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस आर हैपनिंग। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर चेंज उसमें होता है, दैट इज एट अ मैक्रो लेवल। ठीक है, तो उसके पहले मतलब बिफोर डिस्क्राइबिंग दिस, इस डायग्राम मतलब ये आप ये सब मैं 2-3 इसमें बना दिया हूँ, ये चीज़ें आप बना के आना जब भी एग्जाम में, या इसको आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो जो आप लिखते हो। ठीक है, तो ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। ट्रेडिशन का मतलब आपने पढ़ा है व्हाट इज़ द ट्रेडिशन, व्हाट इज़ द मॉडर्निटी एंड हाउ दिस इंटरेक्शन इज हैपनिंग। मतलब वेस्टर्न आइडिया वॉज देयर, मतलब वेस्टर्न का क्या आइडिया था वेस्टर्नाइजेशन में, जैसे इस बार शायद क्वेश्चन भी आया था इंडोलॉजी और वेस्टर्न वगैरह को वो करने के लिए, मतलब इंडियन थिंकर्स और उनको, तो वेस्टर्न आइडिया क्या था कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, बट योगेंद्र सिंह इज सेइंग दैट कि इंडियन मॉडर्नाइजेशन इज शेपिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम का मतलब यही है कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन हो रहा है, एंड दोज आर द थिंग्स जो मैंने आपको बताया कि कभी लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट कल्चर उसमें आ जा रहा है, कभी ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट आ जा रहा है। ठीक है, सो दिस लेवल ऑफ इंटरेक्शन इज हैपनिंग, बट द वेस्टर्न लेवल ऑफ थॉट वाज देयर। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न जो थिंकर्स थे वो लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, इफ द ट्रेडिशन विल नॉट बी देयर और डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन विल बी देयर, दैट विल बी कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया मॉडर्नाइजेशन का मतलब स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्म हो जाना, तो हाँ, तो उनका निगेटिव कोनोटेशन था कि कास्ट खत्म हो जाए तो हम मॉडर्नाइज बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि इंडियन सोसाइटी इज अ मॉडर्नाइज्ड। बट योगेंद्र सिंह हैज गिवन दिस पर्टिकुलर फिनोमेना कि इन्होंने बताया कि ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी ऑलवेज इन द कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन, एंड दैट इज हाउ द इंडियन मॉडर्निटी इज शेपिंग। इंडिया की जो मॉडर्निटी है वो इससे शेप हो रही है। ठीक है, सो इट इज नॉट वी आर कॉपिंग द वेस्ट और वट एवर आइडियाज दे वर गिविंग, बट इट इज कॉल्ड काइंड ऑफ negotiated adaptation what we have because of the tradition and modernity every time the interaction is happening. ठीक है, now this interaction is happening is at this 3 kind of level. ये जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का इंटरेक्शन है ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का जो वो है इंटरेक्शन, दिस इज हैपनिंग एट दिस 3 kind of level. ठीक है, तो द फर्स्ट लेवल इज ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी का मतलब व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकडाउन यू कैन सी इन दिस, तो ये जो मैंने आपको नीचे लिखा है, जैसे नाउ द कास्ट नॉर्म्स विच आर द पार्ट ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस। पैटर्न वेरिएबल में आपने पढ़ा एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, तो कास्ट जो था या कस्टम जो थे, कास्ट वगैरह ये सब क्या था, एस्क्राइब्ड स्टेटस था। नाउ द मेरिटोक्रेसी इज गिवन द पार्ट, सो इट इज़ नॉट लाइक कि हर जगह ऐसा है, अभी भी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में रोज वो चल रहा है। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन पार्ट विच आर बिकमिंग मॉडर्न, देयर आर स्टिल सर्टेन पार्ट वेयर वी आर ट्रेडिशनल एज पर हिम, बट द फर्स्ट लेवल इज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी, एंड हाउ द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी विल बी देयर. So these are certain examples, like joint family is now transforming to the nuclear family, but a lot of thinkers found out that even in the nuclear family the jointness continues. ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, मतलब आप लोगों ने जब पेपर 2 पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कुछ लोगों ने इस तरह की फाइंडिंग निकाली है कि जॉइंटनेस कंटिन्यू रहता है। जैसे हम लोग यहीं रहते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, इफ़ वी आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ, मान लो कुछ ऐसे फेस्टिवल आया तो दिवाली आया तो हम घर चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वी आर हैविंग इन अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ सेटअप, बट इफ सर्टेन थिंग विच इज गोइंग टू इंटीग्रेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन वी विल बी गोइंग बैक. ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से नाउ मतलब व्हाट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन इज हैपनिंग. डायनेस्टी इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, लेट्स सपोज सम पीपल वर प्रीवियसली लैंडलॉर्ड, नाउ दे आर गेटिंग द पॉलिटिकल पावर और सर्टेन थिंग्स. ठीक है, आप समझ लो. सो दैट इज हाउ द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज काइंड ऑफ इंटरेक्टिंग ऑन द फर्स्ट लेवल. सो इंटरेक्शन बिटवीन द, यही समझ में आया पहला आउटकम आपको, once the tradition and modernity will be interacting, this will be the 3-way kind of interaction, and these are the outcomes, these 3 are the, जो मैंने आपको लिखा ये 3 आउटकम है इसके. तो ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी विल बी द फर्स्ट आउटकम. ठीक है, तो कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जो वीक हो जाएंगी या कोलैप्स कर जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बट देयर आर ओनली दोज पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस विल कोलैप्स विच आर काइंड ऑफ इनकम्पैटिबल विथ राइट नाउ वॉट एवर लीगल रेशनल नॉर्म्स आर देयर. ठीक है, जैसे देखो अनटचेबिलिटी था. ठीक है, तो अनटचेबिलिटी हैज़ गॉन आउट ऑफ this particular thing. So tradition and modernity was there. Modernity का aspect था constitution, and tradition part was there the untouchability on the basis of caste, but it was legally abolished. तो legally abolished, वो legal part कहाँ से है, वो modernity से है. तो that is the breakdown of tradition with modernity. समझ में आ रहा है. इसी तरह बहुत सारी चीज़ें hereditary occupation में थी. ठीक है, तो अब hereditary occupation बहुत जगह पे चीज़ों में नहीं है. जैसे पहले होता था ना कि if someone is barber तो उसका
लड़का जो होगा या उसके जो बच्चे होंगे वो करेंगे. नाउ दैट हेरिडेटरी बेस्ड मीन्स ऑक्यूपेशन और कास्ट लिंक ऑक्यूपेशन इज नॉट देयर, सो दैट इज हाउ ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशन विथ मॉडर्निटी इज हैपनिंग. आप समझ रहे हो. इवन द फ्यूडल अथॉरिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इट इज गोइंग टू बी वीकेंड और गेटिंग टू बी कोलैप्स. जरूरी नहीं है कि पूरा हो जाए, इनके हिसाब से ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि सारा हो जाए. अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, कि लॉ आ गया वो एक एस्पेक्ट हो सकता है, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट जो भी आप लोग पढ़ते हो उसकी वजह से ये ब्रेकडाउन आपको दिखेगा. तो ये पहला आउटकम है जब ट्रेडिशन और मॉडर्निटी में इंटरेक्शन चल रहा होता है. ठीक है, और इट इज ऑलवेज हैपनिंग. सेकेंड विल बी द एडॉप्टेशन ऑफ द ट्रेडिशन टू द मॉडर्निटी. नाउ वाई द ट्रेडिशन विल नॉट डिसअपियर? बिकॉज इन दैट इंटरेक्शन वंस द ट्रेडिशन ये जब हो रहा होगा तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा? द ब्रेकडाउन, सर्टेन लेवल ऑफ ब्रेकडाउन विल बी कमिंग, बट दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन विल ट्राई टू अडॉप्ट द modern aspect as well. That is the second level of outcome when the modernity and tradition is going to be interacted. ठीक है, तो इस वजह से ट्रेडिशन पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होता. तो ये लिख लिया आपने ये वाला. तो पहला तो ये था. अब दूसरा ये एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन. एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन का मतलब क्या है? आप देखो, तो एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन इज द सेकंड आउटकम. तो ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. इसमें कुछ कुछ ऐसे मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ. जैसे ट्रेडिशन तो पूरी तरह से नहीं जाएगा. ठीक है, ब्रेकडाउन पहले आएगा, फिर तो पूरी तरह से ट्रेडिशन नहीं आएगा. एडॉप्टेशन का मतलब इट विल मॉडिफाई, जो आप लोग सोशल इक्विलिब्रियम वाले में पढ़ते हो तो मॉडिफाई करेगा. ठीक है, जैसे पहले कास्ट जो थी, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रिचुअल हायरार्की इज गेटिंग शेप्ड बाय द डोमिनेंट कास्ट. सो कास्ट एज अ स्ट्रक्चर इज देयर, बट जो रिचुअल हायरार्की थी दैट इज नाउ गेटिंग शेप्ड बाय द डोमिनेंट कास्ट. तो इसका मतलब क्या है? द ट्रेडिशन इज एडॉप्टिंग विद द मॉडर्निटी. कि पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? मॉडर्निटी. ठीक है, गेटिंग पावर और गेटिंग इन द ब्यूरोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्निटी. लेकिन वो मॉडर्निटी अडॉप्ट कर रही है ट्रेडिशन को. आप समझ रहे हो. तो ट्रेडिशन चीज़ें वो अडॉप्ट करें. तो डोमिनेंट कास्ट इज काइंड ऑफ एग्जांपल आप चाहो तो लिखना चाहो लिख सकते हो कि दिस इज हाउ द एडॉप्टेशन इज हैपनिंग. ठीक है, विच इज मॉडिफाइंग इटसेल्फ. कास्ट इज मॉडिफाइंग इटसेल्फ. ठीक है, लाइक फैमिली इज मॉडिफाइंग इटसेल्फ फ्रॉम द जॉइंट, मतलब जॉइंट से जब निकल जा रहा है. सो इट इज ऑल्सो मॉडिफाइंग बिकॉज द रिचुअल जॉइंटनेस इज कॉन्टिन्यूस. So that is how it is modifying. Lot of technologies are there which are helping these kind of modification. जो adaptation है वो help करती हैं उसमें. ठीक है, जैसे religion है, religion is also modifying. जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पेपर 1 में, उसमें पढ़ा होगा religion कैसे अपने आप को modify कर रहा है through the sect, through the cult. That is the adaptation of the tradition to the modernity. आप समझ रहे हो. जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि कौन सा, तो वो एक उधर से वो आ रहे हैं कृष्ण वाले जो मूवमेंट है, दैट इज ऑल्सो द एडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशन टू द मॉडर्निटी. ठीक है, आप समझ गए. जैसे लेट सपोज मैरिजेस वर देयर, मैरिज इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, नाउ इट इज गेटिंग द एडॉप्टेशन टू द मॉडर्निटी. एडॉप्टेशन टू मॉडर्निटी का मतलब अब जो मैरिजेस है नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट इज बेसिस ऑन द क्लास इटसेल्फ और इट इज बेसिस ऑन द काइंड ऑफ सिमिलैरिटी, या लव मैरिज हो रहा है या कुछ इस तरह का. ठीक है, सो दोज थिंग्स आर नाउ इट इज नॉट ओनली अरेंज लाइक लॉट ऑफ डेटिंग एप्स केम. तो डेटिंग ऐप क्या है? वो यही दिखाता है कि हाउ द ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज इंटरेक्टिंग एंड ट्रेडिशन इज अडॉप्टिंग द मॉडर्निटी. सर एडॉप्शन ऑफ ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी में हम हिंदू मैरिज एक्ट का भी तो एग्जांपल लिख सकते हाँ, वो लॉ है, वो आप लिख सकते हो. मॉडर्न हो गया वो, हिंदू मैरिजेस का जो वो है रिचुअल वो मॉडर्न कर दिया. हाँ, वो लॉ है, वो आप लिख सकते हो कि हाउ इट इज अडॉप्टेड. ठीक है, तो ट्रेडिशन इज बिकमिंग मतलब इट इज नाउ द ट्रेडिशन विच वर प्रीवियसली रिचुअलिस्टिक इन नेचर, नाउ इट इज बिकमिंग फंक्शनल इन नेचर. आप समझ रहे हो कि अब वो ट्रेडिशन फंक्शन होता जा रहा है. ठीक है, जो कास्ट की चीज़ें जो ट्रेडिशन की थी वो चीज़ें फंक्शनल होती जा रही हैं. अब रिचुअल पे उतना ध्यान नहीं हो रहा है. दैट इज हाउ इट इज अडॉप्टिंग. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया. बाकी थर्ड पार्ट ये है. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन. तो थर्ड आउटकम क्या है? ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन का मतलब क्या है कि ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन का मतलब कि इवन इफ द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर, लेट सपोज कि मॉडर्निटी से ट्रांसफॉर्मेशन हो भी गया, देन ऑल्सो द ट्रेडिशन सर्वाइव. ठीक है, देन ऑल्सो द ट्रेडिशन विल सर्वाइव. हाउ इट इज गोइंग टू बी सर्वाइव्ड? बताओ कैसे सर्वाइव हो सकता है कि मान लो ट्रांसम्यूशन ऑफ, मतलब ये जो भी लिखा हुआ है कि ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन, इसका मतलब है कि ट्रेडिशन सर्वाइव कर जाता है जब इवन इन अ ट्रांसफॉर्म फॉर्म. कैसे बताओ जय, कैसे? रिलेशनशिप विद मैन एंड थिंग्स वो सेम नेचर रहेगा उनका, भले ही उसका मोड बदल जाएगा. रिलेशनशिप जो होता है जैसे फ्यूडलिज्म में जो मतलब सर्फ और लैंडलॉर्ड में था, अभी कैपिटलिज्म में बॉस और वर्कर के बीच में, बिकॉज़ ऑफ सर्वाइवलिस्ट नीड्स. तो रिलेशनशिप नहीं, पेपर 2 से सोचो, पेपर 2 से सोचो आप एक बार कि कैसे ट्रेडिशन सर्वाइव इन अ ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म. कैसे? वेज बर्गर, वेज भी है और ट्रांस मतलब दूसरा वो मॉडर्न भी है बर्गर, तो वेज बर्गर. हाँ, एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये जैसे इवन जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैरिजेस आर ट्रांसफॉर्मिंग टू द कॉमर्शियल एस्पेक्ट, तो इट इज काइंड ऑफ ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ द ट्रेडिशन. मैरिज अभी भी हो रहा है. फैमिली टू हाउसहोल्ड हो गया. हाँ, वो हाउसहोल्ड अभी मतलब फंक्शनल जॉइंटनेस है, मतलब फैमिलीज में. हाँ, तो वो चीज़ आप इसमें भी लिख सकते हो. जैसे खाप पंचायत है, खाप पंचायत इज स्टिल इन द मॉडर्न, मतलब इन मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न में आपको दिखेगा, बट दे आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन. डिफरेंस क्या बंदो है? तो दोनों किसमें? ट्रेडिशन अडॉप्ट कर रहे हैं ये वाले में. और नहीं, तो इसमें बोलना है कि हाउ द पहला वाला आउटकम जो दूसरा वाला था वो एडॉप्टेशन वाला था. ठीक है, एडॉप्ट करना किसी चीज़ को, बट देयर आर मतलब ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल मतलब हाउ दे आर बिकमिंग, वाई आफ्टर द एडॉप्टेशन हाउ इट इज बिकमिंग ऑन द सर्वाइवल. कैसे वो सर्वाइव भी कर जा रहे हैं. भाई एडॉप्ट कर गए, अब वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं वो बात है. हाँ, वो कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड आउटकम. ठीक है, कि एडॉप्टेशन का मतलब आप समझते हो, एडॉप्टेशन का मतलब हाँ,
एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है? एडॉप्टेशन का मतलब होता है लाइक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कह सकते हैं कि लाइक लेट सपोज जैसे रिलीजन था वो कल्ट बनने लगा, तो स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट हो रहा है वो, ठीक है। रिलीजन एज अ स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ एडजस्ट हो रहा है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशन, ठीक है। लेकिन ट्रांसम्यूटेशन, जो ट्रांसम्यूटेशन लिखा है, मतलब ट्रांसम्यूटेशन मतलब ट्रांसम्यूट का मतलब Tradition has changed, but like it has changed with the small model, but it has survived also. ऐसा हाँ, देन हाउ इट इज सर्वाइव मीन्स इट इज सर्वाइविंग थ्रू द सम सिम्बॉलिक री इंटरप्रिटेशन। सर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो जो एस्ट्रोलॉजी जो होता है उसको बोलते हैं साइंस है और वो इसलिए सर्वाइव कर रहा है। हाँ, सिम्बॉलिकली उसको चेंज करके उसको सर्वाइव करवा देना। आप कुछ सिंबल ऐसा कुछ दे दो जिससे वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। जैसे संस्कृताइजेशन है, संस्कृताइजेशन में देयर आर लॉट ऑफ मीन्स ट्रेडिशनल सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द मोबिलिटी। तो जो उसका जो हाँ सर जैसे ये नहीं कहते हैं कि जैसे अब जैसे सूर्य को जल देना, तो उसमें कहते हैं कुछ उसको साइंटिफिक टेम्पर से लिंक कर देता है। हाँ। आज मतलब जो अभी क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर ज़्यादा है लोगों में, तो उसको ऐसे कुछ रिलेट करके बता दिया कि चलता है। हाँ, जैसे वो एक संबित पात्रा जो उसमें अलग अलग तरह के वो देते हैं ना, वो कि मतलब भाई वेदा से ही आया और वेदा में तो वो लिखा हुआ था, तो वो यही है ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। फंक्शनल कैसे बना? हाँ, व्हाट काइंड ऑफ सिंबल यू आर गोइंग टू यूज टू री इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन। आप ऐसा क्या सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन उसका दे सकते हो कि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ एडॉप्टेशन तो है ही, मतलब और ये अभी भी रहेगा ऐसा। तो संबित पात्रा का 2-4 आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाउ इट इज़ रिलेटिंग द ऑल द मतलब जो भी रिलीजन वाली चीज़ें हैं, ही इज़ यूजिंग वेरी वेल दोज थिंग्स। सो दिस इज़ द ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। और लोग फॉलो भी करते हैं उसको, ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। वी कैन राइट ऑफ दैट लाइफ अनसर्टेनिटी, रिलीजियस रिवाइवलिज्म में जो लाइफ अनसर्टेनिटीज के कारण हाँ। भी उसको जारी रखा है, वो लिख सकते हैं कैसे? लाइफ अनसर्टेनिटी मतलब जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हाँ। फिर एंड दिस साइंस कैन नॉट गिव दिस सॉल्यूशन, हाँ ओनली अदर वर्ल्ड ओरिएंटेशन कैन गिव सॉल्यूशन, सो दिस इज यूज्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ट्रेडिशन। तो आप ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म में आप बोल रहे हो ऐसा? मतलब एक बोल रहे हैं शायद कि अभी रूटलेसनेस आ रही है, लेकिन ट्रेडिशन से हम वापस इंटीग्रेट हो रहे हैं, कलेक्टिविज्म आ रहा है। कलेक्टिविज्म आ रहा है मतलब, तो व्हाट काइंड ऑफ, आप ये सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन यू आर गोइंग टू गिव, ऐसा आप सोचो। जैसे योगा में ये लोग देते हैं, योग में ये दे आर गिविंग द सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे आयुर्वेद वाला इसने अभी बताया था, उसमें जैसे अभी नेचुरोपैथी का चल रहा है, ठीक है। दे आर सेइंग दैट कि नहीं ये सब तो मतलब साइंस बेस्ड जो चीज़ें हैं। टर्म है ना, एक इंडिविजुअल ब्लेस ऐसा एक टर्म है, मतलब डिस्पाइट हैविंग टू मेनी थिंग्स वी फील एम्प्टी, हैज बीन थिंकिंग एम्प्टी, सो इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल वैदिक। हाँ, एनी काइंड ऑफ सिंबॉलिक री इंटरप्रिटेशन आप इस पे दे सकते हो, ठीक है, जिससे आपको लगता है कि ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। संबित पात्रा से ऐसे याद रखना, तो ये आपको ध्यान रहेगा, तो आपको मतलब भूलेगा नहीं चीज़, ठीक है। सो दिस इज हाउ, सो ही इज कॉल्ड मतलब सो दिस इज द 3 फॉर्म ऑफ दिस, समझ गया। तो अगर वेस्टर्न मॉडर्निटी और इंडियन मॉडर्निटी में आप देखोगे तो वेस्टर्न मॉडर्निटी इज लीनियर, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ, तो आप वेस्टर्न और इंडियन में थोड़ा सा अंतर लिख लो कि वेस्टर्न मॉडर्निटी और इंडियन मॉडर्निटी में क्या वो है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ठीक है। तो वेस्टर्न मॉडर्निटी जो है, इट इज़ दे आर सेइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन और रप्चर ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। रप्चर ऑफ ट्रेडिशन, दे आर फोकसिंग ऑन द रप्चर ऑफ ट्रेडिशन, बट इंडियन मॉडर्निटी इज फोकसिंग ऑन द कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज, ठीक है। वेस्टर्न मॉडर्निटी जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ, मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर मेथड, मतलब लीनियर आप उसमें इंटरप्रिटेशन देखोगे, एक बार पुराना वाला बोल दीजिए दोबारा से। वेस्टर्न मॉडर्निटी इज द रप्चर ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। इंडियन मॉडर्निटी इज कॉन्टिन्यूटी विद द चेंज, ठीक है। वेस्टर्न मॉडर्निटी इज, दे आर सेइंग दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर चेंज होता है उसमें, बट इंडियन मॉडर्निटी एज पर हिम, एज पर योगेन सिंह, इट इज़ अ डायलेक्टिकल, ऑलवेज ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी विल बी इन अ डायलेक्टिक फॉर्म, दैट इज हाउ इट इज मेकिंग द थिंग्स, ठीक है। वेस्टर्न मॉडर्निटी विल बी फोकसिंग ऑन द सेकुलराइज्ड रिलीजन, सेकुलर रिलीजन पे फोकस करेंगे वो, सेकुलराइज फॉर्म ऑफ रिलीजन पे। इंडियन मॉडर्निटी इज फोकसिंग ऑन री इंटरप्रेटेड रिलीजन, जो ट्रांसम्यूटेड वाला मैंने आपको बताया, री इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन, ठीक है, समझ गया आप। तो ये तो था पहला, इनका आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। तो ट्रांसम्यूटेड सर्वाइवल समझ में आ गया, ठीक है। ट्रेडिशन जाएगा नहीं, बस वो सर्वाइव करेगा, उसके फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, अलग अलग तरह के फॉर्म, अलग अलग तरह की मीनिंग आ जाएगी। जैसे मतलब वो भी तो होता है, जैसे ये बात वो भी करते हैं, आपने दरखाइम का पढ़ा होगा, तो ही इज टॉकिंग ऑन द सिविक रिलीजन, राइट। जो सिविक रिलीजन की, रिलीजन पर से विल नॉट गो, एज पर हिम ऑल्सो रिलीजन नहीं जाएगा। रिलीजन क्या है उनके हिसाब से कि भाई कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव एफर्वेसेंस, इफ समथिंग इज क्रिएटिंग फॉर यू, दैट इज अ रिलीजन फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो ही स्टार्टेड द थिंग्स फ्रॉम टोटमिज्म, कि टोटम से कैसे चीज़ें आती हैं, वही चीज़ वो भी बताते हैं। जैसे भाई नेशनल फ्लैग इज अ काइंड ऑफ सिविक रिलीजन, ठीक है। उसके इन एंड अराउंड वी आर, जैसे अभी 26 जनवरी को हम लोग होंगे ना, मतलब उस पर आप जो भी और लोग रहते हैं, तो दे आर फीलिंग दैट पर्टिकुलर, सो नेशनलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रिलीजन। अगर आप उस तरह से देखो, वो सिविक रिलीजन का पार्ट हो गया। सो रिलीजन पर से इज नॉट गोइंग, इट इज सर्वाइविंग, द ट्रेडिशन इज सर्वाइविंग, बट इट इज ट्रांसम्यूटेड विद द मॉडर्निटी, ट्रांसम्यूट हो गया वो। भाई जैसे लोग बाइक खरीदते हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं ना वो अपना सिंबल वगैरह और फिर चलाते हैं, या जैसे आपने देखा होगा कार खरीदते हैं लोग तो नीचे वो
और क्या होता है जो भी नींबू वगैरह मिर्ची वगैरह या नीचे लगाए ही रहते हैं, ठीक है। दोज थिंग्स मीन्स व्हाट, द पीपल आर स्टिल इन द ट्रेडिशन बट इट हैज़ ट्रांसम्यूटेड, द फॉर्म्स आर ट्रांसम्यूटेड। पहले कुछ और कर रहे होते थे, अब वो फॉर्म ट्रांसम्यूट हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो। सो दैट्स व्हाट इट इज़ कि ट्रेडिशन जो है वो डिसअपियर नहीं होगा, आपको हर जगह दिखेगा ट्रेडिशनल थिंग्स, एंड इट इज़ सर्वाइविंग ओनली बाई चेंजिंग द नेचर। सो इंडियन मॉडर्निटी इज अ ब्लेंड ऑफ कॉन्टिन्यूटी एज वेल एज चेंज, जो ये बताते हैं, ठीक है। लेकिन रप्चर मॉडल, आप वेस्टर्न का रप्चर मॉडल समझ रहे हो कि मतलब फ्यूडलिज्म हुआ, उसके बाद कैपिटलिज्म आ गया, ये सोशल चेंज है उनके हिसाब से, लीनियर है जो मार्क्स के हिसाब से, जो मार्क्स में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वो मतलब काइंड ऑफ इट इज़ रप्चरिंग द ट्रेडिशन, ठीक है। उसके पहले मान लो स्लेव वाली सोसाइटी चली थी, वो खत्म होगी, रप्चर होगा, कुछ नया आ जाएगा, ऐसा उनके हिसाब से। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सम पार्ट ऑफ फ्यूडलिज्म एज वेल एज सम पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म विल बी देयर, ऐसा उनके हिसाब से नहीं है। बट जब एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आप पढ़ोगे, देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग दैट बोथ आर कमिंग इन दिस एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप लोग पढ़ोगे या लिख लो, नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें आपको समझ में आया कि बोथ आर देयर इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, आप समझ रहे हो। सो दैट इज हाउ, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कैपिटलिज्म इंक्रीज हुआ बट स्टिल द फ्यूडल वैल्यूज आर देयर, सो दैट सेज द ट्रांसम्यूशन ऑफ दिस न्यूक्लियर फैमिली इज देयर बट स्टिल जॉइंटनेस इज देयर, सो दोज थिंग्स आर देयर, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। एडॉप्टेशन आपको समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें एडॉप्टेशन में, और तो कोई मुझे एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, जैसे देव नीति की बात करते हैं ना लोग, देवनीति क्या है, मैं पूछने वाला था। देव नीति का मतलब नाउ रिलीजन इज एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स, समझ गए ना आप। देव नीति मतलब लिखना चाहो लिख लो, मतलब ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए दे आर यूजिंग दिस टर्म फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था भाई, पहले रिलीजन वाज बैकिंग द जो क्या होते थे, जो भी राजा वाजा होते थे, जब आप देखोगे तो लोग चद्दर चढ़ाने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, सो दोज थिंग्स वर देयर फॉर लेजिटिमेसी ऑफ द पावर, पावर को लेजिटिमेसी रिलीजन देता था। अब वो रिलीजन है नहीं कि जो पावर को लेजिटिमेसी दे, दैट इज़ वाई दे आर, आप लोग पढ़ते होगे ना, इसमें लिख भी सकते हो ये सब, जो आप पढ़ोगे कि कैसे रिलीजन जो है पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है और ये सारी चीज़ें, तो ये सब आप लिख सकते हो कि पहले जो मतलब इन द सोसाइटी, इन द प्रीवियस सोसाइटीज़, द डायनेस्टीज़ और वॉट एवर डायनेस्टीज़ वर देयर, जैसे अगर वो मुगल होंगे या मुगल के पहले आप देखोगे इवन इन द अदर काइंड ऑफ कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट, सो दे वर हैविंग सर्टेन बैकिंग, कि लुइस 14 है तो उसको कोई बैक कर रहा है, कोई कैथलिक चर्च है जो बैक कर रहा है, सो रिलीजन वाज ऑलवेज बैकिंग, तभी आपको प्योर इम्प्योर माना जाता, तभी आपको प्योरिटी या उस तरह का वो मिलता था। नाउ इट इज़ नॉट देयर कि रिलीजन बैक नहीं कर रहा है, सो दे हैव द काइंड ऑफ, दैट इज़ वाई द रिलीजन इज मेजर पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। अभी भी आप देखो हर जगह मोस्टली रिलीजन को क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ गिविंग द लेजिटिमेसी। आप देखो जब भी वो होता है कोई भी, तो राहुल गांधी भी जाएंगे वो करने कि भाई महादेव का वो कर लेंगे दर्शन, और ये लोग भी जाके महादेव का करेंगे, कि मोदी जी भी जाके अपना जल वगैरह चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब वो वही देव नीति वही है, आप समझ रहे हो कि दे आर मिक्सिंग द रिलीजन विद द पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स इज नॉट सेकुलर, दिस इज फॉर मोबिलाइजिंग द रिसोर्स, ठीक है। तो खैर मतलब ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया आपका ये 3 पार्ट जो आपने पढ़ा, तो ये अभी आपको समझ में आया डायग्राम, ये वाला, ये ऊपर वाला तीनों पार्ट, ठीक है, कि हाउ द मतलब किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है एंड व्हाट आर द चेंजेस, हाउ द ट्रेडिशन मॉडर्निटी इज इंटरेक्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इज हैपनिंग। नाउ इज सेइंग दैट कि जब वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज कंटिन्यूइंग विथ ऑल द थिंग्स, सो ही हैज़ रिव्यूड नाउ ऑल द थिंग्स, how he has given the integrated theory. First he has identified the tradition, he has identified the modernity, the level of interaction he has identified, he has studied all those things, मतलब जैसे संस्कृताइजेशन का मॉडल है और सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी। Now the common dimensions which he has identified, those were these, ठीक है, कि the direction of change will be sometime unilinear, sometime it will be cyclical, ठीक है। सिमिलरली द सोर्सेज ऑफ चेंज, सम टाइम, जैसे मैंने आपको सोर्सेज ऑफ चेंज उसका बताया, वही सोर्सेज ऑफ चेंज ये भी बता रहे हैं कि सम टाइम इट विल बी द एंडोजीनियस, सम टाइम इट विल बी द एक्सोजीनियस, ठीक है। लाइक इट विल बी इन द वॉट एवर चेंजेस आर हैपनिंग, इट विल बी हैपनिंग एट द मैक्रो लेवल एज वेल एज एट द माइक्रो लेवल, सो वॉट एवर थिंग्स ही हैज थिंक ऑन द डोमेन, उसको इन्होंने इस पर्टिकुलर उसमें बता दिया, ठीक है, कि कैसे एक एक चीज़ें वो करती हैं। मतलब जो मैंने आपको डायग्राम, इसकी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सही से वो नहीं है, उसमें जो मैंने आपको दिया है वो आपको समझ में आ जाए कि हाउ इट इज़ देयर, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वाला डायग्राम दिया है, ठीक है। सो अब इसमें आप देखो कि डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ चेंज जब आप देख रहे होगे जब उसमें, तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इज यूनिलिनियर एज वेल एज साइक्लिकल। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिलिनियर सोशल चेंज एंड साइक्लिकल चेंज, बताओ आपको अपने उसमें, मान लो जब अपने डायग्राम जो आपके फोटो में है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि यूनिलिनियर सोशल चेंज का मतलब, अभी तो आपको समझ में आया कि भाई ट्रेडिशन मॉडर्निटी कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है और सोशल चेंज होता जा रहा है। तो जो मैंने आपको व्हाट्सअप किया है उस डायग्राम में आप एक बार देखो कि how you can say that direction of change is unilinear and how you can say that direction of change is cyclical in nature. Primary westernization, unilinear change. Primary westernization is Unilinear change. ठीक, मतलब ये वर्ड यूज़ मत करना प्राइमरी वेस्टर्न, हाँ ठीक है,
यूनिलीनियर चेंज और साइक्लिकल में कल्चरल डायनासोम हो गया या फिर इलिट सर्कुलेशन। सर जो ये ऑर्थोजेनिक हाँ, चेंजेस है ना, हाँ। ये सर्कुलर होंगे। हाँ, जो आपने बताया एलीट सर्कुलेशन जो इसने बताया, ठीक है। तो ऑन द होमोजीनियस लेवल द सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स जो आपने बताया दैट इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिकल डायरेक्शन ऑफ चेंज, समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपने उसके लिए क्या बताया यूनिलीनियर के लिए, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन इज यूनिलीनियर चेंज, ठीक है। और कोई इसमें और कोई एग्जांपल जैसे आप दे सकते हो अगर तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन को आप कहाँ रखोगे, ठीक है, ठीक है। सो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस चेंज में आएगा वो, हेट्रोजीनियस मैक्रो चेंज में मैक्रो मैक्रो नहीं मैक्रो में आएगा, मैक्रो में, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ चेंज आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो इस साइड वाला है कि यूनिलीनियर और साइक्लिकल। फिर इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडोजीनियस मतलब जो संस्कृताइजेशन वाला है, एक्सोजीनियस मतलब जो आपके इसमें वेस्टर्नाइजेशन और अदर थिंग्स है, ठीक है। नाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज इज ऑन द स्ट्रक्चर लेवल। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल में दिखेगा, ठीक है। तो माइक्रो लेवल में चेंजेस यू विल सीइंग ऑन द इंडिविजुअल लेवल, ऑन द फैमिली लेवल, माइक्रो लेवल चेंजेस आपको दिखेंगे। मैक्रो लेवल पे चेंज आपको कहाँ दिखेगा, स्टेट में दिखेगा, इकोनॉमी में दिखेगा, और इवन द सिविलाइजेशन इफ यू कैन सी, तो उस पर आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, तो आपको समझ में आ गया। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है। जो ट्रेडिशनलाइजेशन है तो वो जो सोशल स्ट्रक्चर में लिखा है माइक्रो और मैक्रो में कंपल्सिव माइग्रेशन, इलिट सर्कुलेशन, हाँ। तो वो ट्रेडिशनलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब वो कैसे लिंक हुआ उससे? कंपल्सिव माइग्रेशन वो माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको ट्रेडिशनलाइजेशन कैसे बोलेंगे? कि कंपल्सिव माइग्रेशन, ट्रेडिशनलाइजेशन कैसे है। तो कंपल्सिव माइग्रेशन का मतलब एक बार बताओ कि व्हाट इज कंपल्सिव माइग्रेशन। डिस्ट्रेस माइग्रेशन एग्रीकल्चर से हाँ, में हो रहा है, हाँ, urban हो रहा है, हाँ। या कुछ फैक्टर्स हैं जो रूरल एरियाज में है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह ऐसे कुछ है, तो उससे कंपल्सिव माइग्रेशन हो रहा है। हाँ, या उधर से भी तो लोग आ रहे हैं कंपल्सिव माइग्रेशन की वजह से, किधर? मतलब इफ़ दे आर सर्टेन पीपल आर वर्किंग अर्बन टू रूरल भी तो आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन दिल्ली का, हाँ, तो लोग जा रहे हैं उससे, तो दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनलाइजेशन, मतलब ट्रेडिशनलाइजेशन। कि वो सर्विस सेक्टर छोड़ के वो फिर से एग्रीकल्चर में चले आ रहे हैं, अच्छा अच्छा, वो कंपल्सिव ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग रहे हैं, ठीक है। वो कंपल्सिव माइग्रेशन है। अच्छा, वो हुआ मतलब हाँ, urban नहीं हुआ। रूरल टू अर्बन नहीं, अर्बन टू रूरल जो आप सोचो ऐसा माइक्रो लेवल पे, ठीक है। और इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रह गया है। तो समझ में आ गया सोर्सेज ऑफ चेंज, आपको समझ में आ गया, ट्रेडिशन समझ में आ गया, कल्चरल पर्सपेक्टिव ये सारी, लिटिल ट्रेडिशन ये सब तो क्लियर है, मतलब ठीक है। लिटिल ट्रेडिशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई लोकल्स का, फोक का जो एवरीडे का प्रैक्टिस है वो सब, इवन द ओरल काइंड ऑफ वॉट एवर ट्रांसमिशन इज देयर फॉर द कल्चर। उसको इस्लामाइजेशन जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, व्हाट इज इस्लामाइजेशन बताओ, वो कैसे वो व्हाट इज द लिटिल ट्रेडिशन इज दिस, व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर। इस्लामाइजेशन का मतलब क्या है, अडॉप्शन ऑफ इस्लामिक कल्चर। हाँ, अडॉप्टेशन ऑफ इस्लामिक बिलीफ और रिचुअल्स और कल्चर्स। क्योंकि आप देखो जब इंडियन सोसाइटी पहले तो इट वाज रूल्ड बाय मुगल, देन इट इज गॉट मतलब इस्लाम का कल्चर तो तब शुरू हुआ, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज पार्ट ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन, ठीक है, बिकॉज ग्रेट ट्रेडिशन वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ हेट्रोजेनेटिक, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हेट्रोजेनेटिक है, ठीक है। सो इट ऑल्सो अकर्स थ्रू वेरियस कल्चरल कॉन्टेक्ट्स वगैरह हुए, उससे मतलब चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। अब इसमें जैसे लिखा है इवन प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन कैसे लिटिल ट्रेडिशन में और कैसे बाहर का होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल को या बताओ, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन एग्जांपल जो हमारे वो लीडर्स थे राजा राम मोहन राय वगैरह, तो वो जो लिबरलिज्म और इक्वालिटी, फेडरलिटी, वो सब वैल्यूज जो थे उससे इंस्पायर हुए। जैसे मैकॉले का भाई एजुकेशन सिस्टम आया, हाँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, या कोई भी ब्यूरोक्रेसी तो पहले यहाँ थी नहीं, सो दैट वाज पार्ट ऑफ द, मतलब अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो दैट वाज पार्ट ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम द, कि मतलब वो यूनिवर्सलाइज हो गया और अब वो आप बोल सकते हो कि ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट है। लेकिन इनिशियली द ब्यूरोक्रेसी और लीगल सिस्टम व्हाट दे वर स्टार्टिंग, तो वो इस चीज़ में आएगा, ठीक है। ग्रेट ट्रेडिशन में आपका लिखा है सेकेंडरी, ये वो और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, हाउ इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन भाई। इफ अब आप एक ही सोचो, जैसे लेट सपोज इफ इस्लाम इज कमिंग इन इंडिया, ठीक है, लेट सपोज, तो ऑन द इंडिया इट इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस इट इज गोइंग ऑन pan India, so pan India is a part of great tradition, the little tradition has imposed certain values and other things, but this particular Islam was there also, वहाँ पे भी था, तो they were having the certain great values like ग्रेट ट्रेडिशन हुआ ना। हाँ, वो वहाँ का ग्रेट ट्रेडिशन हुआ। तो जो सेकेंडरी इसमें लिखा है ना, सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट, इसका मतलब कि जैसे उनके कुछ लैंग्वेजेस थे, पर्शियन लैंग्वेज वाज देयर और लॉट ऑफ लैंग्वेज, तो वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई यहाँ पे। आप देखो जैसे जब इंडिया आज़ाद होता है तो मोस्टली द पीपल वर काइंड ऑफ, उनको वो पता था, मतलब बोलते हैं ना कि भाई उर्दू हमारी लैंग्वेज हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा पता था, बिकॉज दोज काइंड ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन इम्पैक्ट वॉज देयर ऑन द लिटिल ट्रेडिशन। तो जो सेकेंडरी इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। ये समझ में आ रहा है क्लियर कट या नहीं आ रहा है ना ये? ग्रेट ट्रेडिशन बट मासेस में होगा ना पूरा, मतलब बहुत मैक्रो लेवल पे होगा ना चेंजेस ग्रेट ट्रेडिशन। हाँ, तो मैक्रो लेवल पे हुआ ना, मतलब पर्शियन को जब कोर्ट लैंग्वेज लोग बनाते हैं तो कितने लोग पर्शियन सीखने लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर इंग्लिश में ही, जैसे मान लो इसमें लिखा है सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन, तो सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन तो इसमें आएगा ना ग्रेट ट्रेडिशन में, क्योंकि वो जब इंग्लिश कोई एक पढ़े दो पढ़े वो, हाँ, अब वो कैरिकुलम में आ गया,
तो आप सब जान रहे हैं मतलब इंग्लिश, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन ऑन द कल्चरल लेवल, दिस काइंड ऑफ चेंजेस हैज हैपेंड, ठीक है। उसके बाद संस्कृताइजेशन वाला तो आपको पार्ट क्लियर है, कल्चरल रिनाइस वाला भी पार्ट क्लियर है, राइट। माइक्रो लेवल पे रोल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रोल डिफरेंशिएशन हाउ इट इज, ये आउटसाइड से कैसे है, इसमें सर हम शाहवानों केस का एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे, 3 तलाक था उनमें, ट्रेडिशन था मतलब एक तरीके से, तो माइक्रो लेवल पर उन्होंने उसे अपोज करा, अब मैक्रो लेवल पर वो लॉ बन गया कि आप ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी। नहीं तो वो रोल डिफरेंशिएशन कैसे है, वो अपने से अलग कर रही है ना, बिल्कुल अलग रोल प्ले कर रही है। उन्होंने केस नहीं तो व्हाट इज रोल, रोल क्या होता है, ये सब बेसिक पता होना चाहिए, रोल क्या है, स्टेटस क्या है, सब पता होना चाहिए। रोल का डिफिनीशन होता है, रोल क्या होता है, तभी तो आपको रोल डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन का एक जैसे कि एज अ फादर उसका क्या रोल है फैमिली में, हाँ। वो रोल। हाँ ये रोल होता है। रोल का मतलब क्या होता है, रोल इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर बाय यू, बाय मी, ठीक है। करेंटली आई एम बिहेविंग लाइक अ टीचर और समथिंग, दैट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर बाय यू, तो दैट इज माई रोल, ठीक है। योर रोल इज एज अ स्टूडेंट बिकॉज आई एम हैविंग सर्टेन बिहेवियर, ठीक है। मतलब मैं वो एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्टेशन जब आप डालते हो किसी पर्टिकुलर उसमें, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर को रोल बोलते हैं, विच इज गाइडेड बाय द सोशल नॉर्म्स, जो भी सोशल नॉर्म से गाइडेड है, दैट एक्सपेक्टेशन इज द रोल। अब ये बोल रहा है रोल डिफरेंशिएशन, वही तो मैंने कहा, उनका एक्सपेक्टेड रोल था कि उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी थी, बट उन्होंने रोल डिफरेंट अपना इस वजह से प्ले करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस करा, केस लड़ा, फिर वो लॉ बन गया, मतलब पब्लिकली एक्सेप्टेंस मिल गई उस चीज़ को। नहीं रोल डिफरेंशिएशन में आप ये बोलोगे कि मान लो जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ डिवीजन ऑफ लेबर में रोल डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे मान लो स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं ना कई सारे, भाई आप आईएएस बन गए, फिर आप आईएएस बन के आप जर्नलिस्ट पे आ गए, फिर आपने कुछ और कर लिया, फिर आप जाके वो करने लगे, दैट इज कॉल्ड द रोल डिफरेंशिएशन, मींस स्पेशलाइज्ड सोशल रोल्स इफ यू आर डूइंग, एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द हेटेरोजेनेटिक। ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से माइक्रो लेवल पे चेंज हो रहा है ऑन द इंडिविजुअल्स, ठीक है। वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग तरह का आप रोल करते हो, कभी वो टीचर है, कभी कुछ है, इस तरह का, ठीक है। सो इट इज़ माइक्रो लेवल सोशल स्ट्रक्चर पे इस तरह से रोल डिफरेंशिएशन से चेंज होता जा रहा है इन द इंट्रैक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। जैसे ऐसे मॉडर्न आएगा, ट्रेडिशन में मान लो रोल एक था आपका, हो सकता है वो रोल डिफरेंशिएशन होने लगे, क्योंकि मॉडर्निटी के कई सारे एस्पेक्ट आ गए। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन मान लो, जैसे मान लो एमएसएमई है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटे लेवल पे वर्क कर रही है, मॉडर्निटी आ गई, तो लॉट ऑफ रोल डिफरेंशिएशन विल बी हैपनिंग ओवर देयर, तो वो रोल डिफरेंशिएशन है बिकॉज ऑफ द हेटेरोजेनेटिक चेंज, ठीक है। आप समझ गए। तो रोल डिफरेंशिएशन का मतलब स्पेशलाइज्ड सोशल रोल्स, ठीक है। कंपल्सिव माइग्रेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द लेट्स सपोज पावर्टी हो गया, या मान लो जैसे आप पढ़ोगे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी चैप्टर इसमें, तो ये सब एक एक वर्ड वाइज यूज़ करना उसमें, मतलब ठीक है, जो आप लोग ये सब पढ़ रहे हैं कंपल्सिव माइग्रेशन वगैरह सब उसमें यूज़ कर सकते हो कि हाउ इट इज़ अ हेट्रोजीनियस चेंज, ठीक है। लॉ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, लॉ इज अ पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस चेंज, मॉडर्नाइजेशन का एस्पेक्ट है। भाई आप लॉ बना रहे हो, जैसे अरावली में क्या किया इन्होंने, अरावली में 100 मीटर तक वो कर दिया ना, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ, इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ रूल इट इज़ गोइंग टू चेंज, वो तो चीज़ें चेंज करेगा। तो लैंड एलिनिएशन विल बी देयर, और इस मतलब जो फोर्स एविक्शन होता है, दोज विल कम अंडर दिस, आप समझ रहे हो, कंपल्सिव माइग्रेशन में, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस ऑर्थोजेनिक, मतलब ऑर्थोजेनिक चेंजेस है, मतलब यहाँ का जो वो होता है, जैसे डिस्ट्रेस माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही है ना, तो वो सब चीज़ों में आप ये लिखना कि व्हाट इज़ द कंपल्सिव माइग्रेशन एट द स्ट्रक्चरल लेवल, एट द माइक्रो लेवल, हाउ इंडिविजुअल इज गोइंग आउट ऑफ द पावर, मतलब पावर्टी की वजह से उसको जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैक्रो लेवल पे चेंज मैंने आपको बता दिया, जैसे मैक्रो लेवल में चेंज में जो पॉलिटिकल इनोवेशन लिखा है, द वेलफेयर स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वी हैव ड्रॉन फ्रॉम द बाहर से हमारा, ठीक है, या मान लो जैसे हमारा 5 ईयर प्लान है वो हमने बाहर से लिया है, सो दोज थिंग्स विल कम अंडर दिस पॉलिटिकल इनोवेशन, ठीक है। या एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब क्या है, बाहर से आया है, तो ये सब हमको इसमें देगा। तो इसको बैठ के घर पे कई बार सोचोगे, तो ऐसे लैंड रिफॉर्म एक चैप्टर है, लैंड रिफॉर्म केम फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी भाई, बिकॉज द लॉज एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द मॉडर्नाइजेशन, एंड यू नीड द इक्वालिटी, द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी एंड ऑल दोज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म को आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, कि लैंड रिफॉर्म आप लिखो कि वॉट एवर द पॉलिसी इज लेड बाय द स्टेट इन द प्लानिंग एंड एवरीथिंग, दिस इज हाउ, ठीक है। और ये तो ये आपको समझ में आ गया। देन इलीट सर्कुलेशन का मतलब क्या है, इलीट सर्कुलेशन का मतलब, पहले ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, हाँ। वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हाँ। एलीट सर्कुलेट हो रहे हैं। हाँ मतलब व्हाट लेट्स सपोज जैसे हाँ जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, दे वर हैविंग द लैंड्स एंड अदर थिंग्स, सो दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स, नाउ दे आर सर्कुलेटिंग दैट, पहले उस तरह से पावर वो कर रहे थे एक्सरसाइज, नाउ दे आर फ्रॉम द पार्टी, दे आर एक्सरसाइजिंग द पावर इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो दैट इज वाई ही सिंथेसाइज दैट कि भाई मॉडर्नाइजेशन इज नॉट ओनली द, इट इज नॉट इक्वेटेड विद द वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। सो इंडियन सोशल चेंज इज अ मिक्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, इट इज अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्लस कल्चरल चेंजेस, ठीक है, जो आपने सोशल स्ट्रक्चर, सो इट इज अ मिक्स ऑफ कल्चरल स्ट्रक्चर प्लस कल्चरल फैक्टर प्लस स्ट्रक्चरल फैक्टर, इट इज अ मिक्स ऑफ लिटिल ट्रेडिशन प्लस ग्रेट ट्रेडिशन चेंजेस, एंड इट इज अ मिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस प्लस ऑर्थोजेनिक चेंजेस, आप समझ गया। सो दिस इज हाउ, सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट, तो उन्होंने बताया इट इज रिफ्लेक्टिंग द सिलेक्टिव एडॉप्टेशन, तो ये वर्ड लग के आपको कंक्लूड कर देना है, सिलेक्टिव एडॉप्टेशन दिखाता है ये, ठीक है। सिलेक्टिव एडॉप्टेशन का मतलब कि वी डू नॉट हैव टू ब्लाइंडली फेथ ऑन द theories given by the Eurocentric or whatever approach of the westernization, we have to think on this, we have to selectively adopt in framing the modernity or whatever, इस लेवल पे इन्होंने इसको एनालाइज किया, आप समझ गया। तो थोड़ा क्लैरिटी आ गई मेरे ख्याल से, थोड़ी बहुत,
ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लास्ट, तो ये खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन आप इन दोनों में से कोई एक पिक करो आप, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पिक करना हो तो ये कर लो, या ये करना हो ये कर लो, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पिक करो आप, ऑनलाइन में भी जो लोग हैं वो पिक कर लो आप इसमें से एक क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 5 मिनट्स वॉट एवर यू वांट। चैट जीपीटी करना है आप कर लो चैट जीपीटी, इफ़ यू वांट एनी अदर थिंग। जब आप लिखना स्टार्ट करो, 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 2:28 हो रहा है राइट, 2:30 मान लेते हैं, 10 मिनट यू कैन डू द चैट जीपीटी। आई एज्यूम कि आपको कुछ पता नहीं है अभी भी, मतलब चीज़ों को पढ़ने के बाद उतना नहीं आता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, वॉट एवर क्वेश्चन, फर्स्ट ठीक है या दूसरे पे लिखोगे बताओ। थक जाते हो क्या? दिख रहा है दूसरा, तो कौन सा चूज़ करोगे आप लोग बताओ? पहला वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला चूज़ करो आप। टेक 10 मिनट्स फॉर डू द चैट जीपीटी, बस पहले क्वेश्चन आप लिख लो, 10 मिनट लो चैट जीपीटी वगैरह करने का, जो भी करना है, ठीक है। देन जस्ट, और उसके ऊपर अपना अपना नाम लिख देना ताकि मैं इवेलुएट करके आपको दे दूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट ही लेना है इसको लिखने में, 10 नंबर का क्वेश्चन है। जब आप लोग लिखना स्टार्ट करना, तो अभी मैं बताता हूँ टाइम, आप लोग पहले क्वेश्चन वगैरह लिख लो, रिसर्च कर लो अपना, ठीक है। लेकिन देन यू डू नॉट हैव टू सी एनीथिंग वाइल राइटिंग। तो मैं दूसरा पेज आपको दे दूँ, और नहीं है पीछे, पीछे नहीं है। ये दे देना आप उसको पीछे, एक पे हो जाएगा, एक पेज पे 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। 10 मार्क का है तो 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। नहीं दिख रहा है? लिख लिया? आराम से चैट जीपीटी वगैरह कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्राई करना कि 10 मिनट में लिखना है, तो बोलो तो मैं खड़ा रहूँगा 10 मिनट। पहले आप लोग चैट जीपीटी कर तो लो। हो गया, सर्च भी कर लिया। जितना करना था आपने समझाया, इतना बेकार दिमाग तोड़ दिया कि अभी बिल्कुल ही भूल गए। एक बार अच्छे से और कुछ एग्जांपल लग रहा हो लिखना हो तो एक साथ स्टार्ट कर देंगे ना फिर। तो सर वही थिंकर मैं करवाऊँगा जो आप लोग नहीं ज़्यादा पढ़ते हो, जैसे एक और बच्चा हुआ है SC दुबे वगैरह का, लीला दुबे था, SC दुबे एक है, और एक और FG बेले वगैरह शायद नहीं पढ़ाते हैं लोग। तो जो नहीं पढ़ते हो आप लोग जनरली, पेपर 1 में फिर बाद में बता देना, अगर कोई दिक्कत हुआ तो वो भी मैं बता दूँगा थिंकर्स का। तो इन्हीं लोगों के कॉन्सेप्ट यूज़ करने होते हैं, उठा के इधर उधर। इनका एप्लीकेशन में पूछना था कि जो क्वेश्चन पेपर 2 के थोड़ा डायनेमिक टाइप के आते हैं, तो पता नहीं चलता कौन कैसे स्टार्ट कैसे लगाए सोशलॉजी। और जैसे इसका तो पूरा यूज़ आएगा, मतलब योगेंद्र सिंह आप पूरा उसमें यूज़ कर लोगे। लॉ वाले चैप्टर में आप अपने लास्ट वाला जो डिस्प्लेसमेंट वाला है उसमें पूरा लिख लोगे आराम से, कि ट्रेडिशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है मॉडर्निटी को, आप आराम से लिख लोगे। रीसंस्कृटाइजेशन मतलब रिवाइवल ऑफ वॉट एवर सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस आर देयर। जैसे सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस पहले थी, मान लो कोई भी सेक्रेट थ्रेड पहनना या कुछ भी, उसका रिवाइवल हो जाना, ठीक है। मतलब उसमें नॉर्म्स भी चेंज किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सेक्रेट थ्रेड ही हो। जैसे मान लो आप ब्राह्मण और आपने कुछ नया बना दिया नॉर्म सोसाइटी के लिए एज अ ग्रुप, ठीक है, अब मैं उसको करने लगूँ,
तो वो रीसंस्कृताइजेशन है। जैसे ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि लोग घर घर रामायण करवाना होता है, पहले ये सब नहीं होता था, पहले रामायण वगैरह एक जगह होता था। अब कुछ लोगों ने करवाना शुरू किया, उसको मास पे कर दिया। अब अगर मैं भी वो चीज़ अडॉप्ट कर रहा हूँ कि वैसे होता है, ऐसे बोलते हैं, हर साल करते हैं लोग, ठीक है, तो वो रीसंस्कृताइजेशन हो गया, ठीक है। या ऐसे व्रत रखते हैं ना लोग, मंडे मंडे व्रत रखते हैं लोग, मंडे रखते हैं या थर्सडे वगैरह लोग रखते हैं, तो वो यही सब है रीसंस्कृताइजेशन। इट इज़ नॉट रिटन कि यू हैव टू गेट सर्टेन थिंग्स, ठीक है, लेकिन दे हैव एसोसिएटेड सर्टेन थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर, कि भाई इस दिन व्रत रखेंगे तो पति अच्छा मिलेगा, तो इस दिन व्रत रखेंगे तो ये अच्छा होगा, ऐसा बोलते हैं ना, बृहस्पतिवार रखेंगे तो दिमाग अच्छा चलेगा, ऐसा बोलते हैं लोग। तो अलग अलग तरह से अटैच कर दिया, नाउ इट इज़ बिकमिंग द नॉर्म्स। अब उसको मैं अडॉप्ट करने लगूँ अगर, तो रीसंस्कृताइजेशन हो गया। तो ज़रूरी नहीं कि वही प्रैक्टिस जो पहले थी उसी को मतलब मैं मानूँ, मैं कोई नया प्रैक्टिस को ही मान सकता हूँ।